हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड कम स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग ग्रेड ट्रिपल एस बी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस जानना कि आपको पता है रिसेंटली डी ट्रिपल एस बी दैट मीन्स दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जेई के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 2022 में एग्जामिनेशन जो होने वाली है आपकी, उसके लिए आपको सबसे पहले तो प्रीवियसली किस तरीके से एग्जामिनेशन पैटर्न रह चुका, क्या लेवल तक उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, ये आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग आज 5 नवंबर 2019 को जो पेपर हुआ था और एक अक्टूबर का भी पेपर है, वो भी हम लोग जल्दी डिस्कस कर लेंगे। वो हम लोग सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी ने पूछे गए थे। ठीक है, अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं गाइस। आपको पता होगा डी ट्रिपल एस बी जो है ऑफिशियल सिलेबस भी लॉन्च कर दिया। अगर उसका डिटेल डिस्कशन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं आपको लिए एक सेपरेट सेशन में वो अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, इसमें डी ट्रिपल एस बी में जो आपको नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हमारे कुचिफाई चैनल के ऊपर। अक्टूबर प्लस नवंबर के दोनों के जो क्वेश्चंस है, या आप यहाँ पे आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको भूलकर भी मिस मत कीजिए, क्योंकि जितना टेक्निकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है उतना ही आपका नॉन टेक्निकल। तो इन दोनों ये एक सेशन को जाके देखिएगा, इसमें अक्टूबर प्लस नवंबर में जो एग्जामिनेशन हुई थी उसमें इंक्लूडेड है दोनों भी सेट ऑफ क्वेश्चंस के पेपर। ठीक है, अब हम लोग हमारे सेशन की ओर देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस इज व्हाट। हमें क्या पूछा गया, 100 ओम्स का जो यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है। बट अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारे पास में करंट सोर्सेज है गिवन, तो हम लोग क्या करेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेके हम लोग इस 20 ओम्स रेजिस्टेंस और 8 एम्पियर के करंट सोर्सेज को हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे एक वोल्टेज सोर्स में। तो हमारे पास में सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए, ये 20 ओम्स का है और यहाँ पे 8 एम्पियर्स का हमारे पास में करंट सोर्स है, तो हम लोग इसको 8 इंटू 20 विच इज़ 160 वोल्ट करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे रेजिस्टेंस एज इट इज़ रहेगा 20। फिर से यहाँ पे हमारे पास में 100 ओम्स का रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ पे 150 ओम्स का। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग नोड अज्यूम कर लेते हैं वी, और ये ग्राउंड नोड हो गया हमारा। ओके, तो हम लोग केसीएल लगा सकते हैं वी नोड पे। सिंपल है, वी माइनस 160 डिवाइडेड बाय 20 प्लस v अपॉन 100 प्लस v अपॉन 150 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें आपको एक ही वेरिएबल अननोन है जो कि है v, इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा 120 वोल्ट। इसके काफ़ी डिफरेंट मेथड्स भी है गाइस, काफ़ी डिफरेंट मेथड से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट इन अ ampere in a inductor is given by 10 plus 10t, where t is the time in a seconds. If the self-induced EMF in the coil is 20 millivolt, then the self-induced inductance is what। ठीक है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस हमें पूछा गया है। ठीक है, अगर हमारा करंट है I इज इक्वल टू 10 प्लस 10t, ठीक है, तो हमारे पास में di/dt कितना है 10 विच इज 10। तो E हमारा कितना हो जाएगा, हमें क्या पूछा गया है, सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू L इंटू di/dt। इससे हम लोग L का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो है कॉइल के अंदर का वो 20 मिलीवोल्ट गिवन है। दैट मीन्स E की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू L इंटू di/dt विल बी 10। ओके, तो ये आ जाएगा 2 दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻³, तो 2 मिली हेनरी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये इसका करंट आया, ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस आया। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन बिलो बिटवीन एक्स एंड वाई। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स और वाई के बीच में हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए काफी डिफरेंट अप्रोचेस भी है। ठीक है, यहाँ पे 5 प्लस ये 8 जो है हमारा एक सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं एडिशन करके, वो हो जाएगा हमारा 8 ओम्स। इसको हम अभी निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 8 ओम प्लस 8 ओम जो है ये हमारा पैरेलल में है, तो हमारे पास में एक 4 ओम्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा। इसी के हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो 8 ओम्स का रेजिस्टेंस है, अभी आप इसको 4 ओम्स कंसिडर करेगा। अब देखिए ये एक लेग जो है 4 + 4 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 8 ओम्स का। ठीक है,
8 ओम्स का। फिर से अभी देखिए ये 8 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है और ये 8 ओम्स का, फिर से दोनों पैरेलल में, तो दोनों के पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 4। देखिए मैं डायरेक्टली किस तरीके से कर लो, 8 पैरेलल 8 है तो डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दीजिएगा उसको, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी करते हो 8 × 8 अपॉन 8 + 8 16, तो भी इसका वैल्यू आ जाता है, ठीक है। बट डायरेक्टली हम लोग अप्रोच लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा 4 ओम्स का रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको भूल जाओ, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे 5 ओम्स प्लस यहाँ पे 4 ओम्स का, ठीक है। 5 + 4 विल बी 9। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए विदाउट एनी पेन पेपर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप विजुअली भी अगर आप काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हो तो आपको उसको विजुअली भी सॉल्व करने के लिए काफ़ी कम समय लगेगा, ठीक है। 30 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी फॉर द सर्किट शोन बिलो व्हाट। ए और बी के रिस्पेक्टिवली इस एंड से अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए गाइस यहाँ पे हमारे पास में एक वोल्टेज सोर्स है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये हमारा 20 ओम्स और ये 5 ओम्स हमारे पैरेलल में आ गया, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 × 5 अपॉन 20 + 5 विल बी 25, 1 ज़ा 5 ज़ा 4 ज़ा 4 ओम्स इसका रेजिस्टेंस का आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने आपको काफ़ी बार ये चीज़ें बताई है कि आपको इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के बीच में जो एनालॉजी रहती है, इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक सर्किट के बीच में जो हमारा एनालॉजी रहता है, वो आपको एनालॉजी अच्छी तरीके से पढ़ना है। जिस तरीके से हमारे पास में ईएमएफ रहता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ रहता है हमारे पास, करेक्ट। और जिस तरीके से हमारे पास में करंट फ्लो होता है, ठीक है, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर हमारे पास में फ्लक्सेस फ्लो होते हैं, करेक्ट। ये आपको पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो परमियंस का हम लोग किस तरीके से फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। रिलक्टेंस जो होता है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल क्या है, ये है हमारा परमियंस। इसका रेसिप्रोकल पूछा है, हालांकि काफ़ी बार आपको इसका एनालॉगस भी पूछा जाता है। तो परमियंस का हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वो होता है हमारा फ्लक्स डिवाइडेड बाय एमएमएफ, करेक्ट। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये रेसिप्रोकल है हमारे रिलेक्टेंस का। रिलेक्टेंस का हमारा रेजिस्टेंस के एनालॉगस है। जिस तरीके से रेजिस्टेंस रहता है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, रेजिस्टेंस क्या करता है, हमारे करंट को फ्लो होने के लिए अपोजिशन करता है। उसी तरीके से रिलेक्टेंस क्या करता है, हमारे जो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्सेस फ्लो होते हैं, ठीक है, फाई, उसको फ्लो होने के लिए अपोज करता है। उसी को हम लोग कहते हैं रिलेक्टेंस। जैसे कि हमारे पास में कंडक्टेंस आता है, ये एनालॉगस है हमारे परमियंस के बराबर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एवरेज वोल्टेज ऑफ 40 वोल्ट इज इंड्यूस इन अ 1000 टर्न कॉइल ड्यू टू अ चेंज इन फ्लक्स विच ऑकर्स इन अ 0.5 सेकंड। एक एवरेज वोल्टेज है 40 वोल्ट का, वो इंड्यूस हो रहा है 1000 टर्न्स के कॉइल में, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, जो कि ऑकर हो रहा है हमारे 0.5 सेकंड्स पे। तो टोटल फ्लक्स चेंज कितना है वेबर में, हमें पूछा गया। तो एवरेज वैल्यू हम लोग जो होता है इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस अ कॉइल, वो किस तरीके से निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। E = NdΦ/dt, करेक्ट। तो E क्या है हमारा, ये हमारा इंड्यूस्ड कॉइल है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ वोल्ट, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और dΦ/dt या फिर हम लोग कह सकते हैं फाई, ये हो गया हमारे फ्लक्स जो हम लोग वेबर्स में मेजर करते हैं, करेक्ट। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, dΦ का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। टोटल फ्लक्स चेंज पूछा गया है हमारे पास में, ठीक है। dt का भी हमारे पास में वैल्यू गिवन है 0.5 सेकंड्स में। आई चेंज द कलर, ठीक है। E का वैल्यू हमारे पास में 40 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1000 टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय dΦ। चेंज इन फ्लक्स कितना है हमारे पास में 0.5 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। dΦ हमारे पास वो फाइंड आउट ही करना है, dΦ। dt जो चेंज इन टाइम है वो है हमारे पास 0.5 सेकंड, ठीक है, 0.5 सेकंड। तो हम लोग इसका dΦ का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो dΦ का जो वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 0.02 वेबर्स, ठीक है। ये हमारी फ्लक्सेस का चेंज इन फ्लक्स है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूले के बेस्ड था, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 फिलामेंट लैम्प्स रेटेड 200 वाट एंड 200 वोल्ट, ठीक है। देखिए ये तरीके के क्वेश्चन भी हमने कर चुके हैं। 2 फिलामेंट लैम्प जो रहते हैं हमारे पास में, एक फिलामेंट लैम्प है हमारा, ठीक है, और एक दूसरा फिलामेंट लैम्प है जिसका रेटिंग है 50 वाट 200 वोल्ट, और 200 वाट 200 वोल्ट है। वो हमने एक सीरीज में कनेक्ट करके रखे हैं, ठीक है, एक्चुअल रिप्रेजेंट करके रखता हूँ मैं, ठीक है। अक्रॉस 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। एक का रेटिंग क्या है 2000 वाट 200 वाट अपॉन 200 वाट बाय 200 वोल्ट्स। एक दूसरे का रेटिंग है, ये 50 वाट का बल्ब है, इसका वोल्टेज रेटिंग है 200 वोल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड बल्ब का हमें इंडिविजुअल रेटिंग फाइंड आउट करना रहता है गाइस। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। वो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पावर ड्रॉप का, वो रहता है
वी स्क्वायर बाय आर। इससे हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे इस बल्ब का, R1 का हम लोग मान के चलते, ठीक है। R1 विल बी व्हाट, वी स्क्वायर कितना है हमारे पास में 200 डिवाइडेड बाय 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। तो इसका R1 आ जाएगा हमारा 200 ओम्स, करेक्ट। उसी तरीके से सिग्निफिकेंटली R2 का भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। R2 विल बी व्हाट, इसका वोल्टेज कितना है 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, इसका भी वैल्यू आ जाएगा, काफ़ी सिंपल है, वो है हमारा 800 ओम्स, ठीक है। ये दोनों के रेजिस्टेंसेस आ गए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनके दोनों के एडिशन हो जाएगी R2 प्लस R1 विच इज 1000 ओम्स। दैट मीन्स ये फर्स्ट रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस हमने एज अ कनेक्ट इसको कंसिडर कर लिया, ठीक है। क्योंकि इनकैंडेशन बल्ब में क्या रहता है हमारा, अल्टीमेटली एक रेजिस्टेंस ही रहता है, ठीक है। वो एक हम लोग इस तरीके से रेजिस्टेंस की तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारा 1000, ओके। तो हम लोग इसका 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के सप्लाई में कनेक्टेड है, तो हम लोग इसका रेटिंग है वो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो P कितना हो जाएगा, यही सेम फॉर्मूला लगेंगे, वी स्क्वायर, ठीक है। वोल्टेज कितना है यहाँ पे 200 स्क्वायर है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है इसका 1000, ठीक है, जो कि आ जाएगा हमारा 40 वाट। दैट मीन्स इन दो बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो है 40 वाट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक इसमें एक ही फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A battery having an open circuit voltage of 2 volt has a terminal voltage of 1 volt when supplying a current of 5 ampere. Its internal resistance is what? क्या पूछा गया, एक हमारे पास में बैटरी है, ठीक है, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम लोग यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, स्मॉल r, ओके। ये क्या करिए, इसका ओपन सर्किट वोल्टेज है 2 वोल्ट्स का, ठीक है, प्लस माइनस 2 वोल्ट, और उसका टर्मिनल वोल्टेज है 1 वोल्ट, ठीक है। जब वो सप्लाई कर रही है करंट 5 एम्पियर का, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए ये है हमारा बैटरी का वोल्टेज E, ठीक है, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है 2, ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज है हमारा 1 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का, एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, वो होता है R इज इक्वल्स टू E माइनस वी टी टर्मिनल वोल्टेज अपॉन I, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का E कितना का वैल्यू कितना है 2 वोल्ट माइनस 1, ठीक है। ओपन सर्किट ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है 1 और करंट कितना फ्लो करा रहा है उसका 5 एम्पियर, ठीक है। तो 1/5 विल बी 0.2 ओम्स। दैट मीन्स इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये है हमारा 0.2 ओम्स का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आयन कोर्ड चोक कॉइल हैज एन इक्विवेलेंट आयन कोर्ड। दैट मीन्स इसमें जो कोर है वो आयन का यूज किया गया है, ठीक है। ये हो गई हमारी चोक कॉइल, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 4 ओम्स का, ठीक है। और ये ड्रॉ कर रहा है हमारा कितना करंट 10 एम्पियर, ओके, फ्रॉम अ सिंगल फेज AC सोर्स ऑफ वोल्टेज। कितना है हमारा 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। देन द पावर कंज्यूम बाय द कॉइल एंड इट्स पावर फैक्टर रिस्पेक्टिवली। सिंपल है, ठीक है। पावर कंज्यूम कितना है और इसका पावर फैक्टर ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R से हम लोग निकाल सकते हैं। करंट कितना है हमारा 10 एम्पियर, 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4, 10 स्क्वायर विल बी 100 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय विल बी 400 वाट हमारा पावर आ जाएगा, ठीक है। एक तो हमारे वैल्यूज आ गई, लेकिन हमारे पास लैग है, लीड है, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली लैग करके कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉइल है, चोक कॉइल है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये कैसा रहेगा कि हम लोग P इज इक्वल टू क्या करेंगे, VI cos ऑफ 5 हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम लोग cos 5 भी निकाल सकते हैं। P है हमारे पास में 400, वोल्टेज भी हमारे पास गिवन है 200, करंट भी हमारे पास में 10 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 5, ठीक है। तो ये हमारा cos 5 भी इसका भी वैल्यू आ जाएगा 0.2, ठीक है। ये 0.2 लैग इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 क्लोजली कपल्ड कॉइल इज 2 हेनरी। 2 क्लोजली कपल्ड कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस है 2 हेनरी। अगर हमारे नंबर ऑफ टर्न्स एक कॉइल में रिड्यूस कर दिए गए 50% के द्वारा और उसके जो है दूसरे के वो डबल कर दिए, तो नए वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि M इज इक्वल टू क्या होता है K√L1 इंटू L2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है M का जो वैल्यू गिवन है वो 2 हेनरी गिवन है, और आपको पता है इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टर्न्स, करेक्ट। क्योंकि इसका फॉर्मूला भी रहता है L इज इक्वल टू μ0 इंटू μr इंटू N स्क्वायर इंटू A डिवाइडेड बाय L, ठीक है।
एल जो होता है ये स्मॉल लेता, ये एल जो होता है हमारा लेंथ का होता है, ठीक है। एन ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है, ए जो है हमारा एरिया है, म्यू ज़ीरो जो होता है हमारा मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड ये होता है हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी। अब देखिए एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर है, करेक्ट। आई विल हाईलाइट दिस, करेक्ट, आपने देख लिया यहाँ पे एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर। अब इस केस में क्या होगा कि हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग किस तरीके से लिख पाएंगे, n1 इंटू n2। अब देखिए दो कंडीशंस में क्या किया गया कि एक का नंबर ऑफ टाइम्स 50% से कर दिया है और दूसरा है जो उसको डबल करते, तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ही रहेगा, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 हेनरी, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सर्किट बिलो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज व्हाट। सिंपल है गाइस, इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है आर, ये अननोन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं काफ़ी डिफरेंट वेज है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, ये 6 ओम्स की ब्रांच में, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा 100 माइनस वी, इसको अगर हमने वी कंसिडर कर लिया तो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 10। तो इस केस में वी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा हमारा 40 इस केस में, करेक्ट। अब देखिए 40 अगर हम लोग केसीएल लगाते नोड वोल्टेज पे वी पे, ठीक है, तो हमारा करंट 6 ये आर ओम्स के रेजिस्टेंस में से क्या होगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 4। दैट मीन्स देखिए अगर हमारे पास में यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे नोड वोल्टेज है 40, तो इसमें से करंट कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 4 एम्पियर, और यहाँ से करंट जो फ्लो होगा वो 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, करेक्ट। 2 एम्पियर का करंट फ्लो होने के बाद में हमारे पास 40 वोल्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 20 ओम्स। सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंडक्टर 0.2 meter long is carrying a current of 20 ampere at right angles to a magnetic field of 0.5 Tesla. What will be the force on the conductor of the current is increased by 50%? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमारे पास में कंडक्टर है जिसका 0.2 मीटर लॉन्ग है, जो करंट कैरी कर रहा है हमारा 20 एम्पियर्स का, ठीक है, एट राइट एंगल्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। तो हमें पूछा गया कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द कंडक्टर ऑफ द करंट इज इंक्रीज बाय 50%, ठीक है। सारे वैल्यूज गिवन है हमारे पास में, ओके। तो हम लोग जो नया एक फोर्स रहेगा, ठीक है, देखिए एक नया करंट इंक्रीज कर दिया गया है, तो हमारा 50% से है तो 20 एम्पेयर है, तो ये कितना हो जाएगा 30 एम्पेयर नया करंट, करेक्ट। तो फोर्स कितना हो जाएगा F इज इक्वल्स टू, ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं BI/L साइन ऑफ थीटा, करेक्ट। तो इस केस में I क्या होता है, I होता है करंट इन वायर, L होता है हमारा लेंथ, ठीक है, और B जो होता है ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा जो होता है हमारा ये होता है एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो देखिए राइट एंगल्स पे पूछा गया तो 90 डिग्री इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय, सबसे पहले तो हम लोग B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। B का वैल्यू कितना है वो है हमारा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय I का जो वैल्यू है हमारा वो है हमारा 30 एम्पियर्स का, ओके। और L का जो वैल्यू है वो हमारा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे साइन ऑफ 90, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाता है 3 न्यूटन्स, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आपको इस तरीके से साइन 90, कॉस 90, tan 30 इस तरीके से अगर वैल्यूज़ निकालनी होगी क्विकली, तो इसके लिए भी मैंने एक शॉर्टकट टेक्निक अपलोड करके रखी है, उसका भी सेशन अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मांगिएगा। इसको हम लोग काफ़ी एग्जामिनेशन में हमारे पास में टाइम जो रहता है वो काफ़ी स्पेंड हो जाता है इस तरीके से कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेशन को सॉल्व करने का भी मैंने सेशन अपलोड करके रखा है, और ये साइन कॉस टैन की जो वैल्यूज़ रहती है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, उसको भी किस तरीके से क्विकली याद रखें, किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, वो उसका भी एक सेशन अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मुझे ज़रूर मांगिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन अप्लाइड विथ एन यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज एंड इंडक्टर बिहेव्स वर्चुअली लाइक अ। जब अप्लाई करते हैं हम लोग यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज, एक इंडक्टर किस तरीके से बिहेव करता है, वो एज ए शॉर्ट सर्किट वोल्ट करके बिहेव करता है गाइस, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए इंपेडेंस किस तरीके से हम लोग बताते हैं, ठीक है, हमारे इंडक्टेंस का, ठीक है, वो होता है Z इज इक्वल्स टू J ओमेगा L, ठीक है। तो ओमेगा अगर 0 है दैट मीन्स इंपेडेंस 0 है, तो एज अ शॉर्ट सर्किट वर्क करेगा, और ओमेगा अगर हमारा इन्फिनिटी है तो इंपेडेंस भी हमारा इन्फिनिटी रहेगा, वो एज अ ओपन सर्किट वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉन आइडियल करंट सोर्स ऑफ 25 मिली एम्पियर इज सप्लाइंग अ रेजिस्टिव लोड ऑफ 5 किलो ओम्स। इफ द एक्चुअल करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड इज 20 मिली एम्पियर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज व्हाट।
ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक नॉन आइडियल करंट सोर्स है जिसका वैल्यू है 25 मिली एम्पेयर, वो सप्लाई कर रहा है एक रेजिस्टिव लोड ऑफ 5 किलो ओम्स का। अगर हमारा एक्चुअल करंट जो फ्लो हो रहा है लोड में वो है 20 मिली एम्पेयर, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेगा। ओके, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम लोग। ये करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R, और ये हो गया हमारा लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि हमारा 5 किलो ओम्स का। ओके, ये करंट फ्लो कर रहा है 25 मिली एम्पियर, बट यहाँ पे जो करंट आ रहा है, ठीक है, ये हमारा 20 मिली एम्पियर का है। ओके, तो आप इससे एक चीज़ समझ सकते हो कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक KCL के द्वारा, इस केस में हमारे पास में 25 मिली एम्पियर ये करंट सोर्स हमारा फीड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डाइवर्ट करंट हो रहा है हमारा 5 मिली एम्पियर, क्योंकि 20 + 5 विल बी 25। अगर हमारा 20 मिली एम्पियर यहाँ पे जा रहा है तो ये पे ये रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा, वो है हमारा 5 मिली एम्पियर का, करेक्ट। तो जो वोल्टेज अक्रॉस लोड है, ठीक है, तो 5 किलो ओम्स मल्टीप्लाइड बाय 20 मिली एम्पियर करते हैं, तो 5 × 20 विल बी 100 वोल्ट। ये किलो और ये मिली कट हो जाएगा, तो हमारा 100 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। तो हम लोग निकाल पाएंगे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सोर्स, ठीक है, ये R का। ओके, 5 मिली एम्पियर करंट हमारे यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो जब हमारा यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज जो है वो हमारा 100 वोल्ट और करंट फ्लो हो रहा है 5 मिली एम्पियर्स का, तो हम लोग R निकाल पाएंगे 100 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³ ठीक है, ये आ जाएगा 20, ये 20, ये 10⁻³ ऊपर चला गया तो +3 हो जाएगा, तो 20 किलो ओम्स हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, 3 हमारे पास में रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट कर है। टोटल सर्किट करंट जो है 6 एम्पियर्स का है, और इंडिविजुअल जो कंडक्टेंस है एक पैरेलल सर्किट का वो है G1 = 1 सीमेंस, G2 = 3 सीमेंस एंड G3 = 2 सीमेंस। द करंट थ्रू द G3 इज व्हाट। ओके, ठीक है, हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। अगर हमारे पास में कंडक्टेंसेस गिवन है तो हम लोग उसको 1 बाय उसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 1 ओम्स का। यहाँ पे कंडक्टेंसेस का G2 का ये हमारा 3 सीमेंस है, तो हम लोग 1/3 लिख सकते हैं यहाँ पे ओम्स के फॉर्म में। ओके, और यहाँ पे इसको 1/2 ओम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें क्या पूछा गया, ये होगा अगर हम हो गया हमारा G1, ये है हमारा G2, ठीक है, दिस वन शुड बी द G2 एंड दिस शुड बी द G3। तो हमें पूछा गया करंट थ्रू द G3 इज व्हाट, इसमें से करंट कितना फ्लो होगा I। ओके, हम लोग दोनों का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस का, सो दैट हम लोग करंट डिवीजन रूल से आसानी से निकाल सकते हैं, करेक्ट। देखिए, इसका हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 × 1/3 अपॉन 1 + 1/3 निकालेंगे, तो जिसका वैल्यू आता है 1/4 ओम्स, करेक्ट। 1/4 ओम्स इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। दैट मीन्स हमने एक क्या किया यहाँ पे, इसका जो वैल्यू लिख लिया 1/4 ओम्स, ठीक है। अब देखिए, टोटल करंट जो आ रहा है सर्किट करंट है वो हमारा 6 एम्पियर्स का। ओके, ये 6 एम्पियर्स का करंट है, इस केस में ऐसा आएगा यहाँ पे 6 एम्पियर्स का करंट है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस केस में 1/4 ओम्स रेजिस्टेंस में से करंट कितना फ्लो होगा और 1/2 में से कितना होगा, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं करंट डिवीजन रूल से, ठीक है। तो जो करंट फ्लो हो रहा है इस 1/2 ओम्स के रेजिस्टेंस में से वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हम लोग अपोजिट रेजिस्टेंस लेंगे, 1/4 अपॉन 1/4 + 1/2 टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट कितना है 6, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 एम्पियर। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको इसका सीमेंस में वैल्यूज गिवन है, इसके मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो आप में गलती की आशा काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, काफ़ी कबार हमारे पास ये गलतियाँ भी हो जाती है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन द सर्किट शोन बिलो द करंट ड्रॉन बाय 6 ओम रेजिस्टेंस इज 2 एम्पियर, देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज गिवन एज, ठीक है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो है हमारा 4 एम्पियर्स का, ठीक है, और यहाँ पे बाइफरकेट हो रहा है 2 एम्पियर का, तो इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो होगा हमारा 2 एम्पियर गाइस, ठीक है, करंट डिवीजन रूल से। इसको अगर हम लोग नोड VA मान लेते, तो अगर हम लोग KVL लगाते मिडल नोड पे, तो हो जाएगा VA - 6/6 विल बी इक्वल्स टू 2, 6 × 2 विल बी 12, और ये माइनस है प्लस आ जाएगा, तो VA का जो वैल्यू है वो हमारा 18 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे VA का जो वैल्यू 18 वोल्ट गिवन है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग R का वैल्यू निकाल सकते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 9 ओम्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड VA - VB इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट वेयर VA एंड VB आर द पोटेंशियल ऑफ
ए एंड बी। वी ए और वी बी ये पोटेंशियल है ए और बी के टर्मिनल्स पे। हमें क्या पूछा गया, वी ए माइनस वी बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ट्रिक है, कुछ ऐसा कैच है कि यहाँ पे बोला गया कि फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट वेयर वी ए एंड वी बी आर द पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं केवीएल इक्वेशन से। वी ए माइनस 2 इंटू 5, इस केस में हो जाएगा +5, यहाँ पे राइजिंग वोल्टेज है, ओके, माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू वी बी, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी का जो डायरेक्टली वैल्यू आ सकता है, ठीक है, 2 इंटू 5 विल बी 10 प्लस 5 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट, ओके। वी ए माइनस वी बी का 10 वोल्ट वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस ऑफर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohms। जब हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल में और वो 100 ohms अगर हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं और रेजिस्टेंस ऑफ ईच ohms इज व्हाट, ठीक है। काफ़ी सिंपल है और मैंने आपको इसकी टेक्निक भी बताई थी कि आप देख सकते हो कि कुछ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज है, ठीक है, उसका वैल्यू है जो है वो इक्वल है, ठीक है। ये आर हो गया। इस तरीके से नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, हमें नहीं पता कितने हैं, ओके। और जब उसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ठीक है, जब इस तरीके से हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है गाइस वो होता है हमारा 1 ohms। और जब हम लोग उसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो 100 ohms का मिलता है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है और इक्वल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास गिवन है लाइक 6 ohms का रेजिस्टेंस, दूसरा 6 ohms का, तीसरा भी 6 ohms का इक्वल है, ये हमने पैरेलल में कनेक्ट करके रखे, ओके। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10 ohms के, ठीक है, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा जब हम लोग 10 ohms का 10 + 10 10 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 100 ohms का। लेकिन जो 10 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम लोग इस तरीके से 10 ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, नंबर कितने हैं, देखिए ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट 10 और ईच वैल्यू कितना है उसका 10 ohms का ही है, ठीक है। दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय हम लोग 10 करते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना आएगा, वो आएगा 1 ohms। इससे आप एक चीज़ सीख सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल होंगे, अगर उसका रेजिस्टेंस इक्वल है तो हम लोग उसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं जब वो पैरेलल कंडीशन में है तो, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएमएस वैल्यू ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट ऑफ अ 2 एम्पीयर इज व्हाट, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव पूछा गया है, ओके। ये हो जाएगा हमारा √2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंट्रल टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप के जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन रहता है, ठीक है, या फिर उसका आरएमएस वोल्टेज और उसका पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, एवरेज वोल्टेज क्या है, ये भी आपको मैंने बताया था। इसी में से टेबल में से आपको डायरेक्टली वैल्यूज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। दैट मीन्स एक आरएमएस वैल्यू पूछा गया हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव का, तो वो है हमारा √2 एम्पियर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सर्किट बिलो द वोल्टेज अक्रॉस 9 ohms रेजिस्टेंस इज व्हाट, ठीक है। इस 9 ohms के रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए एक छोटा सा कैच है, इसमें हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते सो दैट हमें टोटल करंट पता चल सके, टोटल करंट, ओके। ये अगर हमें पता चल जाता है तो अगर हम लोग 15 ohms के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वही हमारा 9 ohms के अक्रॉस में रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 15 × 9 क्योंकि दोनों पे पैरेलल है तो डिवाइडेड बाय 15 + 9 विल बी 24। इसका वैल्यू हो जाता है 135 डिवाइडेड बाय 24 विच इज इक्वल्स टू 45/8। इसको रिड्यूस किया था और ये 10 ohms का इसमें सीरीज में कनेक्टेड है तो हम लोग इसका सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आएगा हमारा 125 डिवाइडेड बाय 8। देखिए ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट। अब देखिए गाइस इसमें एक चीज़ है कि ये वोल्टेज भी हमारा 125 है, 125 वोल्ट्स का है, तो हम लोग करंट निकालेंगे तो करंट क्या हो जाएगा हमारा 125 डिवाइडेड बाय 8। इसका वैल्यू हो जाएगा 8 एम्पियर, ठीक है। करंट निकाल लिया हमने 8 एम्पियर, दैट मीन्स ये करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर्स का। सिंपल है। अब देखिए करंट हमारा 8 एम्पियर का यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ये हमारा डिवीजन यहाँ पे इस तरीके से होगा, तो करंट डिवीजन रूल से हम लोग 9 ohms के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा हमारा टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय इसके अपोजिट का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। करंट डिवीजन रूल आपको पता है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो हमें नहीं लेना पड़ता, उसके अपोजिट का मल्टीप्लाइड बाय 15 + 9,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5 एम्पियर। अगर हमें पता चल जाए कि इसमें से करंट जो फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर है और रेजिस्टेंस है 9 ओम्स का, तो हम लोग वोल्टेज निकाल पाएंगे 5 × 9 विच इज़ 45 वोल्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ synchronous generator supplying a power at a rated voltage with a zero power factor lagging, the effect of armature reaction ampere turns is what। ठीक है, मैंने आपको बताया था सिंक्रोनस जनरेटर का एक हमारा अल्टरनेटर का टॉप 50 क्वेश्चंस का, टॉप 50 इंडक्शन मोटर का एक हमारा सेशन है गाइज। उसमें हमने सारी चीज़ें टेबल डिस्कस किया काफ़ी अच्छी तरीके से। आप उसमें जाके देखिएगा ज़रूर, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको टेबल ही बताया कि सिंक्रोनस मोटर में और अल्टरनेटर में यूनिटी पावर फैक्टर पे ZPF लैग में, लीड में 0.8, लैग में 0.5, लीड में क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे मेंशन किया। तो सिंक्रोनस जनरेटर में जो सप्लाई कर रहा है रेटेड वोल्टेज, जीरो पावर फैक्टर, लैगिंग लोड के साथ, तो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, वो होगा हमारा डीमैग्नेटाइजिंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फील्ड सिस्टम ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूजुअली एक्साइटेड फ्रॉम। जो फील्ड सिस्टम रहता है हमारा अल्टरनेटर का, वो हम लोग सेपरेटली एक्साइट करते हैं बाय DC वोल्टेज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कॉट कनेक्टेड जो ट्रांसफार्मर रहता है वो कन्वर्ट क्या क्या कर सकता है। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। वो कन्वर्ट कर सकता है 3 फेज टू 2 फेज एंड 2 फेज टू 3 फेज। ओके, ये दो कॉम्बिनेशन कन्वर्ट कर सकता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉर्क डेवलप बाय अ मोटर वाइल रनिंग एट 1000 RPM इज 106 न्यूटन मीटर एंड द शाफ्ट टॉर्क अवेलेबल इज 100 न्यूटन मीटर। तो हमें पूछा गया है कि आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेज जो है वो वैट्स में कितने हो गए। ठीक है, जो टॉर्क डेवलप होता है बाय शाफ्ट मोटर हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, TSH, वो होता है हमारा PSH डिवाइडेड बाय ओमेगा। करेक्ट, ओमेगा क्या है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, PSH क्या है हमारा शाफ्ट पावर और आउटपुट पावर। तो इस केस में हमारे पास में जो है शाफ्ट टॉर्क है वो है अवेलेबल, वो 100 न्यूटन मीटर्स का, और जो डेवलप टॉर्क है वो है हमारा 106 न्यूटन मीटर्स का। तो हम लोग निकाल सकते हैं TSH जो है हमारे पास में 100 न्यूटन मीटर्स का है। ओके, और TD जो है वो है हमारा 106 न्यूटन मीटर का। तो जो लॉस हो रहा है वो है हमारा 6 न्यूटन मीटर्स का। करेक्ट, टी लॉस। ओके, अगर हमारे पास टी लॉस गिवन है तो हमारे पास पी लॉस भी जो हमारे पास फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। वो किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, पी लॉस इज इक्वल्स टू टी लॉस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू किस तरीके से निकालते गए, 2 पाई इंटू एन विच इज 1000 डिवाइडेड बाय 60। टी लॉस कितना है हमारा 60। ठीक है, 1 ज़ा 10, 10 ज़ा, ठीक है, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में 200 पाई जो है वैट्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। ओके, so the next question is in a low power factor compensating coil is connected is what। in a low power factor wattmeter compensating coil जो है किस तरीके से कनेक्टेड रहती है, इन सीरीज विद द प्रेशर कॉइल। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। लो पावर फैक्टर वाटमीटर के अंदर कॉम्पेंसेटिंग कॉइल जो है वो सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं प्रेशर कॉइल के। उसका सर्किट डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस ऑफ चार्ज मेथड इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। लॉस ऑफ चार्ज मेथड जो है हम लोग किसके मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, मैंने आपको एक टेबल मेंशन किया था, काफी इंपॉर्टेंट टेबल था वो, कि डिफरेंट जो हम लोग ब्रिजेस यूज करते हैं डिफरेंट क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए, उसमें से लॉस ऑफ चार्ज मेथड जो है हम लोग हाई रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ये आपको मैंने बताया था, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग प्लगिंग अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। प्लगिंग के दरमियान जो होता है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो फेज सीक्वेंस है स्टेटर वोल्टेज का वो रिवर्स कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास में R, Y, B है, ठीक है, इसे 3 फेजेस है हमारे पास कनेक्टेड, तो हम लोग इस तरीके से 2 फेजेस को हम लोग ट्विस्ट कर देते हैं, इंटरकनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो फेज सीक्वेंस है हमारे स्टेटर वोल्टेज का वो रिवर्स कर देते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रांसफार्मर इज सप्लाइंग अ यूनिटी पावर फैक्टर लोड, पावर फैक्टर ऑन द प्राइमरी साइड विल बी व्हाट। एक हमारा ट्रांसफार्मर सप्लाई कर रहा है यूनिटी पावर फैक्टर लोड, तो पावर फैक्टर उसके प्राइमरी साइड पे कितना होगा, अबाउट 0.5% लैग। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A decision generator has a critical field resistance of 400 ohms at a 1200 RPM। अगर हमारी स्पीड जो जनरेटर के इंक्रीज कर दी गई 800 RPM पे, तो इसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए, जो रहता है क्रिटिकल स्पीड पे, द स्पीड फॉर विच गिवन फील्ड रेजिस्टेंस एक्ट एज ए क्रिटिकल रेजिस्टेंस, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल स्पीड। और जो क्रिटिकल स्पीड रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है हमारे क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर। RC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NC, क्रिटिकल स्पीड पे। ठीक है, तो जो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या रहेगा हमारा, RC2 अपॉन RC1 इज इक्वल्स टू NC2 अपॉन NC1। हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें RC2 का वैल्यू पूछा गया, क्रिटिकल रेजिस्टेंस
ठीक है। नया क्रिटिकल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 400 मल्टीप्लाइड बाय, हम लोग इसको RC1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो NC2 का वैल्यू कितना था, वो था हमारा 800 RPM, 1800 RPM अपॉन 1200 RPM। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 जा, ये 6 जा, ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल, एंड देन इसका वैल्यू आ जाएगा 600 ओम्स। ये इंक्रीज हो जाएगा हमारा 600 ओम्स पे। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 3-phase स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर डेवलप कर रहा है हमारा RMS वोल्टेज V1 पर फेज एट अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वो जनरेट कर रहा है हमारा थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट जिसका RMS वैल्यू है V3। तो हमारा लाइन वोल्टेज कितना रहेगा अल्टरनेट का, ये पूछा गया। तो वो हो जाएगा हमारा √3V1² प्लस V3²। ओके, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जो RMS वोल्टेज रहता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, वो डिफरेंट हार्मोनिक कंपोनेंट के साथ में रहता है √V1² प्लस V2² प्लस Vn, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इस केस में होगा क्या कि जो हमारा फेज वोल्टेज रहेगा वो हमारा क्या पूछा गया, फंडामेंटल का है हमारे पास V1 है, और हमारे पास में थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट जो है वो V3 है। तो इसी केस में हमारा जो फेज वोल्टेज का तो आ जाएगा हमारा √V1² प्लस V3²। बट अगर हमारे पास में टोटल लाइन वोल्टेज पूछा गया, लाइन वोल्टेज की बात करिएगा इस, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा इस केस में। तो हमारा लाइन वोल्टेज का क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाय √V1² प्लस V3², करेक्ट। तो ये √3 अंदर चला जाएगा, तो ये हमारा इस केस में 3V1² प्लस V3² इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट द टाइप ऑफ अल्टरनेटर यूज्ड इज, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर कौन सा अल्टरनेटर यूज किया जाता है, वो हमारा सैलिएंट पोल टाइप, ऑप्शन बी सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ करंट ट्रांसफार्मर हैज अ फेज एरर ऑफ अ +5 डिग्री, द फेज एंगल बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी करंट इज व्हाट, ठीक है। एक करंट ट्रांसफार्मर का फेज एरर जो है वो हमारा +5 डिग्री का है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो फेज एंगल रहता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट, वो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा, वो हो जाएगा 175 डिग्री। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, द फेज एंगल बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेरेंटी इफेक्ट ऑन अ लॉन्ग ओवरहेड लाइन इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन, मैंने आपको बताया था कि जो फेरेंटी इफेक्ट होता है जब हमारा रिसीविंग एंड जो वोल्टेज है वो हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ये हमारा ज़्यादा हो जाता है। जब ये ऐसी कंडीशन कब आती है, जब हमारी लाइन जो है वो लाइटली लोडेड रहती है इस केस में, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो है हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ऑकर नहीं होता है जनरली, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 400 वोल्ट 3-phase 50 Hz balanced source is supplying a power to a balanced 3-phase load. Line current flowing through the load is 5 amperes at a power factor angle of 30 degree lagging. Reading of a 2 wattmeter used to measure the power R, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट वाटमीटर का रीडिंग क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा W1 इज इक्वल टू VL IL cos ऑफ 30 प्लस 5, ठीक है। और सेकंड का रहेगा 30 माइनस हमारा 5, ओके। और टोटल पावर हमारा हो जाएगा W1 प्लस W2, करेक्ट। तो हम लोग इसका सब्स्टिट्यूट करके रख देते, ठीक है। वैल्यूज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 400 मल्टीप्लाइड बाय 5, सारे वैल्यूज़ गिवन है गाइस, आप देख सकते हो हमारे क्वेश्चन में, इनटू cos ऑफ 30 प्लस 30, ठीक है। इसके वैल्यू देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि कॉस साइन कॉस tan साइन 60 कॉस 60 इसके वैल्यू क्विकली किस तरीके से निकलते हैं, इसका थंबनेल में मैं जल्दी दिखा देता हूँ, वो आप जरूर देखिएगा, आपको क्विकली आंसर्स आ जाएंगे। इसका वैल्यू आएगा हमारा 1000 वाट, ठीक है। और नेक्स्ट इसका आ जाएगा 30 माइनस 30 दैट मीन्स cos 0, ओके। तो वो आ जाएगा हमारा 2000 वाट, ओके। नेक्स्ट इसका ठीक है, यहाँ पे हमारे cos ऑफ 0 आ जाएगा, तो हम लोग 400 इंटू 5 विल बी 2000 वाट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ उस चीज़ का, वो हमारे सेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर सेशन की हम लोग बात कर रहे थे, आपको किस तरीके से sin 30 cos 120 tan 45 को विदाउट कैलकुलेटर काफ़ी क्विकली किस तरीके से इसके कैलकुलेशन करना है, ये मैंने सेशन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसका अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ, अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो मुझे ज़रूर मांगिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं आपको मेंशन करा दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से सेशंस देखने के बाद आपके जो कैलकुलेशन है काफ़ी क्विक हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। An industrial consumer has a load pattern of 2000 किलोवाट at a 0.8 lagging for 12 hours। एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है जिसका लोड पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि जो हमारा 2000 किलोवाट कंज्यूम कर रहा है 0.8 लैगिंग के लिए 12 घंटे के लिए, और एक 1000 किलोवाट यूनिटी पावर फैक्टर के लिए वो 12 घंटे के लिए। तो इसका लोड फैक्टर कितना होगा ये पूछा गया। एवरेज लोड, देखिए हमारे पास क्या है, लोड फैक्टर का सबसे पहले तो फार्मूला पता होना ये हमें इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है हमारा एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, तो हम लोग एवरेज लोड निकाल पाएंगे। 2000 किलोवाट कितने घंटे के लिए यूज़ कर रहा है, 12 प्लस 1000
ठीक है, कितने घंटे के लिए कर रहा है, 12 आवर्स के लिए, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे 24, तो हो जाएगा हमारा 1500 किलोवाट। ये हो गया हमारा लोड फैक्टर। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा एवरेज लोड। ओके, ये तो हो गया हमारा एवरेज लोड, ये तो हमने यहाँ पे लोड फैक्टर करके बताया। एवरेज लोड है 24 आवर का, इसने हम लोग 24 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया हमारा एवरेज लोड। अब देखिए मैक्सिमम डिमांड कितना है हमारे पास सिस्टम का, वो है हमारा इसी वैल्यू में से हम लोग लिख सकते हैं कि वो मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर रहा है 2000 किलोवाट। ठीक है, तो डिवाइड हम लोग करते हैं 1500 किलोवाट को 2000 किलोवाट से, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा हमारा 0.75। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए गाइस, लोड फैक्टर का जो फॉर्मूला क्या था वो था एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, हमने एवरेज लोड निकाल लिया, वो कितना कंज्यूम कर रहा है 2000 किलोवाट 12 घंटों के लिए, और 1000 किलोवाट जो है वो 12 घंटों के लिए कर रहा है। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, क्योंकि एवरेज लोड पूछा गया दिन का, तो हम लोग 1500 किलोवाट निकाल लिया। एवरेज लोड का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास मैक्सिमम डिमांड कितना है, मैक्सिमम डिमांड गिवन नहीं है, फिर भी आप इससे कंसिडर कर सकते हैं कि मैक्सिमम डिमांड उसका कितना जा रहा है 2000 किलोवाट। ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें वैल्यू कंसिडर करनी है। हमारे पास 2000 किलोवाट है, यहाँ पे अगर हमारे पास में 3000 भी रहता तो हम लोग 3000 कंसिडर कर सकते थे उस वक्त। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज आई इज इक्वल टू 10 प्लस 18 प्लस 10 साइन ऑफ ओमेगा डी प्लस 7 साइन ऑफ ओमेगा डी। अ मूविंग आयन मीटर is connected in the circuit to measure this current. Reading of the meter will be approximately what? ठीक है, देखिए एक अगर हम लोग RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं तो वो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा 18 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10/√2 का होल स्क्वायर प्लस 7/√2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसका RMS वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगा हमारा 20 एम्पियर। सिंपल है। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ DC ओनली। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफी सिंपल है, मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट जो है, ठीक है, वो हम लोग सिर्फ DC मेजरमेंट के लिए इसको यूज करते हैं। ओके, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर्म फैक्टर ऑफ अ साइनोसॉइडल AC सिग्नल इज। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, 1.11। ओके, फॉर्म फैक्टर का रेशियो क्या होता है, ठीक है, ये होता है हमारा RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्म फैक्टर भी ध्यान में रखिएगा, ये वेरी करता है डिफरेंट सिग्नल्स के लिए। ओके, फुल वेव के लिए क्या रहता है, फुल वेव रेक्टिफाइड के लिए 1 रहता है, स्क्वायर वेव के लिए इसका वैल्यू 1 रहता है, तो साइनोसॉइडल के लिए भी इसका वैल्यू 1.11 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वोल्टेज अप्लाइड टू अ लोड इज 100√2 साइन ऑफ 500t, करंट थ्रू द लोड इज 10√2 साइन ऑफ 500t प्लस π/3। तो पावर कंज्यूम कितना होगा ये लोड के द्वारा, ये पूछा गया है। ओके, पावर हम लोग किस तरीके से कंज्यूम का निकाल लेते हैं, P इज इक्वल टू VRMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ फाई। करेक्ट, तो हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे गाइस। ठीक है, जो पावर फैक्टर एंगल रहेगा फाई, ये कितना रहेगा हमारा π/3। करेक्ट, अब देखिए पावर एक्टिव पावर कंज्यूम होगा वो हम लोग निकाल पाएंगे। VRMS का वैल्यू कितना है 100√2, ये मैक्सिमम वैल्यू है, पर इसमें आपको ये देखिए, इसमें आपको जो है 100√2 जो है इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा √2 से, फिर से मल्टीप्लाइड बाय हम लोग करेंगे 10√2। देखिए IM साइन ऑफ ओमेगा टी हम लोग लिखते हैं ना, तो ये IM का ही वैल्यू होता है। आप इसको √2 कंसिडर करके अब VRMS का जो √2 से डिवाइड करना मत भूलिएगा, ये काफ़ी गलत हो जाएगा। √2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ π/3, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 500 वाट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट अ 5% स्लिप विद अ सर्टन लोड। एक हमारा 3-फेज इंडक्शन मोटर जो रन कर रहा है 5% स्लिप के साथ में, कुछ लोड के साथ। अगर हमारा लोड जो है पावर इनपुट पे वो है हमारा 2000 वाट, तो हमारा मैकेनिकल पावर डेवलप कितना होगा ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए परसेंटेज स्लिप का जो वैल्यू गिवन है वो 5% का वैल्यू गिवन है। ठीक है, लोड इफ एट दिस लोड द पावर इनपुट टू द रोटर इज 2000 वाट, पावर इनपुट कितना है 2000 वाट, तो मैकेनिकल पावर डेवलप कितना हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो काफ़ी सिंपल है गाइस। ठीक है, एक आपको मैंने रेशियो बताया था, वो होता हमारा P/PCU/PG। वो रेशियो क्या होता है हमारा 1:S/1-S। ठीक है, ये P क्या है हमारा इनपुट पावर, PCU क्या है हमारा ये कॉपर लॉसेस है, और PG क्या है हमारा ये पावर डेवलप। ठीक है, अगर हमने PCU फाइंड आउट कर लिया फिर हम लोग डायरेक्टली PG भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस केस में। वो कुछ इस तरीके से रहेगा, P/PG विल बी इक्वल्स टू 1 -
1/1 माइनस 0.0। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, ठीक है। ठीक है, पावर इनपुट कितना है हमारे पास में 2000 वाट। पी इन रेस टू हम लोग क्या करेंगे पी जी, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एस। ये रेशियो के अकॉर्डिंगली लेना है आपको। ये हमारे पास में पी इन का वैल्यू कितना है 2000 अपॉन पी जी हमें निकालना है, इज इक्वल टू क्या करेंगे 1/1 माइनस 0.05, क्योंकि हमारे पास में स्लिप का वैल्यू गिवन है पी जी आ चला गया, तो 2000 का 1 माइनस 0.05 से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्टली आपको 1900 वाट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। In a particular circuit, a coil having a self-inductance of 2 Henry is required to carry a current of 4 amperes. A capacitor rated for 400 volt is used across the coil in order to prevent the sparking during the breakdown of the circuit. The value of capacitor needed is what? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमारा पर्टिकुलर सर्किट है जिसमें कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है 2 हेनरी का, वो रिक्वायर्ड किया गया है करंट कैरी करने के लिए 4 एम्पियर्स का। कैपेसिटर जो है 400 वोल्ट का यूज़ किया गया है उसके अक्रॉस कॉइल टू प्रिवेंट स्पार्किंग ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ द सर्किट। तो कैपेसिटर कितना वैल्यू का रहेगा हमें पूछा गया, ओके। इस केस में हम लोग एक रेशियो निकाल पाएंगे, जो एनर्जी स्टोर किया जाता है इंडक्टर में और एनर्जी स्टोर किया जाता है कैपेसिटर में, वो इक्वेट करेंगे, ठीक है। हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हाफ से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 एल आई स्क्वायर इज इक्वल सी वी स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में 2 इंटू आई का वैल्यू कितना है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, सी इंटू 400 स्क्वायर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो हम लोग सी का जो वैल्यू निकालते हैं वो आएगा हमारा 200 माइक्रो फैरेड। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 42। यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस इज व्हाट? यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस इज ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है गाइज। एस जो रहता है वो हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एन आई बाय फाई, ठीक है। ये हम लोग मेजर करते हैं हमारा एम्पियर टर्न्स पर वेबर्स में, ठीक है। इसलिए इसका जो यूनिट हो जाएगा एम्पियर टर्न्स पर वेबर विच इज हेनरी का इनवर्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम, अगर वी हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज है तो जो वेट ऑफ कॉपर है वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, तो वो रहता है 1/v स्क्वायर से। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान में रखना होगा जो वॉल्यूम हमें लगता है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड, जो भी हमारे पास वॉल्यूम के कितना हमारे पास में कॉपर की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। वेट ऑफ कॉपर वो रहेगा हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सप्लाई वोल्टेज और पावर फैक्टर एज वेल, ठीक है। इसलिए हम लोग अगर वोल्टेज को बढ़ाते तो हमारे पास में कंडक्टर की वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, सिग्निफिकेंटली हमारी जो कॉस्ट है वो भी हमारी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन विल बी लो। पावर जनरेशन की कॉस्ट लो रहेगी कब? अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको एक हमारे लोड जनरेशन, हमारा एक जो इफेक्टिव जो हमारा जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाला एक जो सेशन है हमने लिया था, उसमें मैंने आपको लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर ये चीज़ें समझाई थी, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन लो हो जाता है जब हमारा लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा हाई रहता है, तो ठीक है, ध्यान में रखना होगा। लोड फैक्टर हमेशा लेस देन 1 रहता है और हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 रहता है। इस केस में जितना लोड फैक्टर हमारा ज़्यादा रहेगा उतना ही हमारा लेस कॉस्ट ऑफ यूनिट पर जनरेटेड हमें लगेगा, ठीक है। क्योंकि जितना लोड फैक्टर ज़्यादा रहेगा हमारा उतना ही मैक्सिमम डिमांड हमारा कम हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और डाइवर्सिटी फैक्टर भी हमारा हाई होगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन लो हो जाएगा, ठीक है। वो सेशन जरूर जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 45। एनर्जी प्रोड्यूस इन अ पावर स्टेशन इज 1440 मेगावाट आवर पर डे। व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन अगर हमारा लोड फैक्टर 0.5 है, तो ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि जो लोड फैक्टर का रेशियो क्या होता है, ठीक है। लोड फैक्टर होता है, मैंने अभी आपको बताया था, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रहा है पावर स्टेशन के अंदर, वो हमारा 1440 मेगावाट आवर पर डे का, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। अब ये होगा क्या कि इस केस में जो एवरेज लोड है, ठीक है, टी कितना है हमारे पास में 24 आवर्स है। एक दिन में कितने घंटे रहते हैं 24 आवर्स, ठीक है। अगर हम लोग एवरेज लोड को मल्टीप्लाई करते हैं टी से, या फिर हम लोग प्लांट जो है पर्टिकुलरली ऑपरेशनल है टी आवर्स के लिए, तो इस केस में लोड फैक्टर भी चेंज हो जाता है। वो होता है हमारा एवरेज लोड मल्टीप्लाइड बाय टी, ऊपर भी टी से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाइड बाय टी, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज लोड मल्टीप्लाइड बाय टी, ये तो हमारे पास वैल्यू गिवन है, जो कि हमारे पास 1440
मेगावाट पर आवर है पर डे का, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम डिमांड को भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास टी का भी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इस केस में हमारा मैक्सिमम डिमांड का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, 1440 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे लोड फैक्टर यहाँ पे आ जाता है और मैक्सिमम डिमांड हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड हमने यहाँ पे लिख लिया। लोड फैक्टर कितना हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग 24 से, तो इसका वैल्यू आता है 120 मेगावाट। क्योंकि इसने हमने टी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड किया तो हम लोग सिर्फ इसको मेगावाट लिखेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज़ 120 मेगावाट। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन, ठीक है। अगर हमारा प्लांट ऑपरेशनल है कुछ पर्टिकुलर आवर्स के लिए तो हम लोग उसको टी आवर से मल्टीप्लाई करते, ये आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड लिख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन जो है उसके रिलेटेड ये लोड फैक्टर हो गया, डाइवर्सिटी फैक्टर हो गया, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हो गया, उसका एक पर्टिकुलर सेपरेट सेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमें काफ़ी रिक्वायरमेंट लग रही है। काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछा जाता है। हालांकि हम लोग रेगुलर सेशंस के अंदर कवर करते हैं, लेकिन इसको एक सेपरेट सेशन आपके पास रहेगा तो आप उसको रिकॉल कर पाओगे इजीली, ठीक है। अगर ऐसा चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सैग ऑफ द कंडक्टर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज 2 मीटर वेयर द स्पैन इज 200 मीटर्स। नाउ अगर हमारा हाइट जो है सपोर्टिंग टावर का इंक्रीज कर दिया गया 25% पे, तो इस केस में सैग का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देखिए मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में 2 ट्रांसमिशन टावर है, इसकी लेंथ जो है, ठीक है, देखिए इसका जो लेंथ है वो हमारा 200 मीटर्स का स्पैन, और ये जो सैग है, ठीक है, यह है पर्टिकुलरली 2 मीटर्स का। अब देखिए यह एक पर्टिकुलर हाइट पे था, अब इस टावर की सपोर्टिंग टावर की दोनों की लेंथ हमने 2.5 मीटर से 25% से बढ़ा दी, ये भी हमने 25% से बढ़ा दी, ठीक है। तो इस केस में सैग एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि सैग का फॉर्मूला रहता है S इज टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन क्या रहता है 8T। डब्ल्यू क्या है, ये हमारा वेट ऑफ द कंडक्टर है, एल क्या है हमारा स्पैन है, ठीक है, टी क्या है वर्किंग टेंशन है इस केस में, ठीक है। इसलिए इसका ये रिमेन्स अनचेंज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग करंट फ्लोज थ्रू। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर करंट फ्लो होता है थ्रू डाइलेक्ट्रिक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। इसको हम लोग कैपेसिटिव हीटिंग भी करके बोलते हैं, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं ये इस डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, वो रहती है हमारे 10 से लेके 50 किलो हर्ट्ज तक। हर्ट्ज नहीं किलो हर्ट्ज है, ध्यान में रखिएगा, ओके। और एफिशिएंसी कितनी रहती है हमारे अराउंड 50% तक रहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर हैज़ टू बी सिलेक्टेड फॉर फॉलोइंग लोड साइकिल। एक हमें मोटर का सिलेक्शन करना है, कुछ पैरामीटर्स हमारे पास गिवन है। लोड यूनिफॉर्मली राइजिंग फ्रॉम 0 to 100 HP इन 10 मिनट। लोड जो है हमारा 0 से लेकर 100 HP में 100 HP तक हमारा इंक्रीज हो रहा है 10 मिनट के अंदर। आफ्टर विच ये कॉन्स्टेंट रह रहा है 100 HP के लिए कुछ 10 मिनट के लिए। उसके बाद में नो लोड पीरियड है 30 मिनट्स का। तो ये हमें सुटेबल साइज ऑफ कंटिन्यूस रेटेड मोटर हमें चूज़ करना है इस केस में। तो वो देखिए ये किस इस तरीके से होता है, इसमें काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक हमें क्वेश्चन देखने को मिला। ये इसको आप स्किप भी कर सकते थे एग्जामिनेशन में, ठीक है। साइज ऑफ रेटिंग हम लोग उसके टेम्परेचर राइज पे भी काफ़ी बार कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको अगर हम लोग ग्राफ के थ्रू समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। ये मान लो 100 HP का इसका वाई एक्सिस पे हो गया हमारा 100 HP, ठीक है। इस एक्सिस पे हमारे पास में है टाइम, एक्स एक्सिस पे ये हो गया हमारा 10, 20, 30। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ठीक है। 0 to 100 HP तक राइज हो रहा है, ठीक है, पहले 10 मिनट में, ठीक है। ये 20 मिनट्स का है, ये 30 मिनट्स का है। देन उसके बाद में ये कांस्टेंट रह रहा है 10 मिनट के लिए, उसके बाद में नो लोड पे जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा इसी तरीके से, ओके। तो इसका मैं करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज 50 HP की हमें मोटर लगेगी। इस ग्राफ को हमें सॉल्व करना होगा डिटेल में, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसका प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा सा सेशन लेंथ में हमें कॉम्प्रेस करना पड़ रहा है, इसलिए हमें आपको ये सेशन ये जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा गाइस तो मुझे ज़रूर मांगिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 करके मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उस ग्राफ को हमें सॉल्व करना रहता है तब जाके हम लोग इसको 50 HP इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर वेरी एक्यूरेट है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। गेन ऑफ अ बफर एम्पलीफायर इज व्हाट? गेन ऑफ अ बफर एम्पलीफायर इज यूनिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड कौन सा है? रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर हम लोग कुछ पावर जो है, ठीक है, वो हम लोग रिवर्स कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, इस केस में, ठीक है। एज हम लोग मोटर में क्या करते हैं वो हम लोग एज इलेक्ट्रिक जनरेटर करके भी वर्क करना शुरू हो जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज ऑफ अ पर्टिकुलर बस कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द
वोल्टेज जो है पर्टिकुलर बस का वो कंट्रोल किया जाता है बाय कंट्रोलिंग द रिएक्टिव पावर ऑफ द बस। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक डिफरेंट टाइप के हमारे पास में बसेस भी रहते हैं। मैंने आपको बताया था पीवी बस हो गया, पीक्यू बस हो गया, स्लैक बस, या फिर इसको हम लोग रेफरेंस बस भी कहते हैं। ठीक है, तो जो वोल्टेज है एक पर्टिकुलर बस का, हम लोग उसका रिएक्टिव पावर कंट्रोल करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन फॉर विच स्विचिंग डिवाइसेस इज। स्विचिंग डिवाइसेस के लिए मोस्ट कॉमनली यूज किया गया ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? वो है हमारा कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन गाइस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम लोग 3 फेज 4 वायर सिस्टम, हमने आंसर ही बोल दिया क्वेश्चन पढ़ते हो। 3 फेज 4 वायर सिस्टम हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारे पास घर पे जो सप्लाई आता है वो 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही आता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 3 फेज में हमारे पास में आर वाई बी रहते हैं और एक हमारे पास न्यूट्रल रहता है। जब हमारे पास में सिंगल फेज की रिक्वायरमेंट रहती है तो हम लोग तीनों में से कोई भी फेज लेते हैं। और जैसे हमने आर ये वाई फेज ले लिया, ठीक है, वाई फेज और ये हमारा न्यूट्रल, तो अगर हमारे पास ये घर पे सप्लाई है सिंगल फेज का। इस तरीके से अगर कुछ बड़े स्केल पे हमारे पास में यूटिलाइजेशन है तो वो 3 फेज प्लस न्यूट्रल का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिवेटर ड्राइव इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। एक एलिवेटर ड्राइव जो है वो चारों भी क्वाड्रेंट में ऑपरेट होना चाहिए। वो कौन सा है? फॉरवर्ड मोटरिंग हो गया, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, फॉरवर्ड रिवर्स मोटरिंग और रिवर्स ब्रेकिंग। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रहता है हमारे पास में टॉर्क और वाई एक्सिस पे रहता है हमारे पास स्पीड। ये मल्टी क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ ड्राइव में ये काफ़ी इस्तेमाल रहता है एलिवेटर ड्राइव में। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंडल कंडक्टर्स आर मेनली यूज्ड इन हाई वोल्टेज ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन टू। बंडल कंडक्टर्स का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में? टू रिड्यूस द कोरोना इफेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसलिए हम लोग बंडलिंग करते हैं कंडक्टर्स का। ओके, और इसके कारण एक मेजर जो एक एडवांटेज है वो है हमारा रिडक्शन इन कम्युनिकेशन लाइन इंटरफेस। ये भी एक हमारा इसका एक एडवांटेज है। काफ़ी सारे हालांकि बट ये वन ऑफ द इसका एडवांटेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैम्प टेक्स 5 एम्पेयर एट 250 वोल्ट एंड इमिट्स 8000 ल्यूमेन इट्स MSCP। MSCP का फुल फॉर्म क्या होता है? मीन स्पेरिकल कैंडल पावर। मीन हेमिस्फेरिकल नहीं है, मीन स्पेरिकल कैंडल पावर है। ठीक है, तो MSCP का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो था हमारा टोटल ल्यूमेंस डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कहते हैं 4 पाई। करेक्ट, टोटल ल्यूमेंस कितना है? ठीक है, वो है हमारा 8000 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे 4 पाई। ठीक है, ये आ जाएगा 2000। ठीक है, 2000 डिवाइडेड बाय पाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्ज इंपेडेंस लोडिंग ऑफ अ लॉसलेस 400 kV 3 फेज 50 हर्ट्ज ओवरहेड लाइन ऑफ एवरेज सर्ज इंपेडेंस ऑफ 400 ohms इज व्हाट। क्या पूछा गया कि एक सर्ज इंपेडेंस लोडिंग जो है वो लॉसलेस 400 किलोवोल्ट 3 फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का जिसका एवरेज सर्ज इंपेडेंस है वो कितना होगा हमें पूछा गया है। ठीक है, SIL विल बी इक्वल्स टू व्हाट, वो कितना हो जाएगा V² अपॉन ZC मेगावाट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 400 मल्टीप्लाइड बाय 400 kV है तो इंटू 10⁻³ करते, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z कितना है, ZC कितना है, वो है हमारा पास 400। ठीक है, इसका जो वैल्यू आता है 400 मेगावाट आता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। द ओवरऑल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स कनेक्टेड इन अ सीरीज। 2 कॉइल्स हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, विद म्यूचुअल इंडक्टेंस aiding self inductance is L1 with a mutual inductance opposing self inductance the overall inductance is L2। ठीक है, जब हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस देखिए क्या पूछा गया, विद म्यूचुअल इंडक्टेंस एडिंग सेल्फ इंडक्टेंस इज L1 विद म्यूचुअल इंडक्टेंस अपोजिंग सेल्फ इंडक्टेंस द ओवरऑल इंडक्टेंस इज L2 द म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज गिवन बाय। वो हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? 2 कंडीशन रहेगी इस केस में हमारे पास में जब सीरीज एडिंग इस तरीके से। ठीक है, डॉट मार्किंग कुछ इस तरीके से रहेंगे गाइस। ठीक है, और सीरीज अपोजिंग में ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा L इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से L1 प्लस L2 माइनस प्लस ट्वाइस M, और यहाँ पे रहेगा L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस ऑफ ट्वाइस M। करेक्ट, तो हम लोग दोनों का वैल्यू लिख लेते हैं इस केस में। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस M ही फाइंड आउट करना है इस केस में। ये दोनों भी हम लोग इक्वेट करते हैं तो हमारे पास में जो M का वैल्यू आता है वो आता है हमारा 1/4 L1 माइनस L2। करेक्ट,
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सर्किट शोन बिलो 18 वोल्ट Zener diode has a zero resistance and a knee current of 2 milliampere. Minimum value of R so that voltage across it does not fall below 18 volt is what? क्वेश्चन में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बोला गया है हमें कि यहाँ पे जो सर्किट बताया गया है 18 वोल्ट Zener डायोड का, यहाँ पे जीरो Zener रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसका नी वोल्टेज है, नी करंट है 2 मिली एम्पियर्स का। तो करंट पूछा गया है मिनिमम वैल्यू का, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट जिस तरीके से वोल्टेज जो है वो 18 वोल्ट के नीचे ना आए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 20 माइनस 18 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू IZ प्लस IR, ठीक है। तो देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IZ ये मिनिमम हो जाएगा हमारा प्लस IR ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻² इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ प्लस 18 डिवाइडेड बाई होगा हमारा R मिनिमम, करेक्ट। तो इस केस में हम लोग R मिनिमम इससे फाइंड आउट कर लेते तो उसका जो वैल्यू आता है 1000 ओम्स का, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। दैट मीन्स ये मिनिमम वैल्यू ऑफ R जो है ये कितना लगेगा हमारे पास में, 1000 ओम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर अ लॉन्ग HVDC लाइन इज प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ। बल्क पावर ट्रांसमिशन जो है ओवर अ लॉन्ग HVDC लाइन में प्रीफर किया जाता है बिकॉज ऑफ मिनिमम लाइन पावर लॉस, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन 1 सेकंड इन एन इंडक्टर वाइल कैरिंग अ करंट ऑफ I is equals to 20 plus 10t where t is the time in a second and the electromotive force induced in the coil due to self inductance is 40 millivolt, ओके। देखिए E का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 40 मिलीवोल्ट है। I का भी वैल्यू गिवन है 20 plus 10t, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं L इज इक्वल्स टू, या फिर हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू L di/dt। देखिए ये किस तरीके से आएगा, E जो होता है, ओके, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d∅/dt के, ओके, और जो फाइव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है I से, करेक्ट। तो E क्या हो जाएगा, L di/dt, ओके। तो हम लोग E इज इक्वल्स टू L di/dt हो गया, तो हम लोग L का वैल्यू निकाल पाएंगे, वो हो जाएगा E डिवाइडेड बाय di/dt, जिसका वैल्यू हो जाएगा 40 × 10⁻³ अपॉन di/dt कितना है, वो है हमारा 10, ठीक है। वो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 मिली हेनरी। 1 सेकंड के बाद में जो करंट है वो 30 एम्पियर हो जाएगा इस केस में, करेक्ट। आफ्टर 1 सेकंड, t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड के बाद जो है करंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 30 एम्पियर्स, करेक्ट। तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगा हमारे कॉइल के अंदर वो हो जाएगा E इज इक्वल्स टू हाफ LI² विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू L का वैल्यू कितना है यहाँ पे हमारे पास में 4 मिली हेनरी आया, 4 × 10⁻³ इंटू I² विच इज़ 30²। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.8 जूल्स। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पावर डिसिपेटेड इन द गिवन सर्किट बिलो इज 9 वाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ E विल बी व्हाट, ठीक है। इस सर्किट में जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो हमारा 9 वाट का है, ओके। हमें पूछा गया कि वैल्यू ऑफ E, इस वोल्टेज का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इस केस में जो है 1 फैरेड का जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो एज ओ ओपन सर्किट करके वर्क करेगा गाइस, ठीक है, एज ओ ओपन सर्किट करके वर्क करेगा। और यहाँ पे जो 1 हेनरी का ये इंडक्टेंस है ये एज अ शॉर्ट सर्किट करके वर्क करेगा हमारा, करेक्ट। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा तो हमारा कुछ इस तरीके से सर्किट देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। ये हमारा ओपन सर्किट हो गया, इस केस में ये वोल्टेज है हमारा, ठीक है, और ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ पे 2 ओम्स का है और यहाँ पे 2 ओम्स का है, तो 2 + 2 विल बी 4, ओके। तो जो पावर डिसिपेट होगा वो होगा हमारा E² V² डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं E², करेक्ट, E² बाय R इक्विवेलेंट, ओके। R इक्विवेलेंट आ गया हमारा, ठीक है। तो पावर डिसिपेट हम लोग देखिए मैं आपको बता दूँ P इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं हम लोग E² डिवाइडेड बाय R, ठीक है। जब हमारे पास P गिवन है, पावर लॉस गिवन है 9 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा E² डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितना है 4 × 9 विल बी 36, √36 विल बी इक्वल्स टू E विच इज 6 वोल्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़े सर्किट्स यहाँ पे देखने को थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन काफ़ी ईजी यहाँ पे हमें देखना इसका अप्रोच रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, वो फर्स्ट कनेक्ट करके रखे हमने स्टार कनेक्शंस में और देन उसको हमने डेल्टा में कनेक्शन करके रखा है। तो जो रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन रहेगा फर्स्ट कॉम्बिनेशन टू सेकंड कॉम्बिनेशन वो कितना रहेगा, ठीक है। ये देखिए ये किस इस तरीके से रहेगा हमारा, जब हमने इसको स्टार में कनेक्ट करके रखा है तब उसके इसमें हमारा पावर कंजम्पशन कितना रहेगा 3VL² अपॉन 3R, ठीक है, 3VL² अपॉन 3R। और जो डेल्टा में कनेक्टेड है तो उसके इसमें क्या रहेगा 3VL² अपॉन R। ओके, तो रेशियो क्या किसका किसका पूछा गया, फर्स्ट कॉम्बिनेशन की ये था स्टार में और देन था हमारा डेल्टा में, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा 1/3। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 64। RLC सीरीज सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ohms. Its half power frequencies are 10 kilohertz and 90 kilohertz. Quality factor of the circuit will be what? ठीक है, हमें क्या पूछा गया, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। ओके, एक हमारे पास में RLC सीरीज सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस है 1 किलो ohms, उसका हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है 10 किलोहर्ट्ज का और 90 किलोहर्ट्ज का, तो क्वालिटी फैक्टर कितना रहेगा। ओके, इससे आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं पहले, अगर हम लोग बैंडविड्थ निकालते हैं तो वो किस तरीके से रखता है, FR डिवाइडेड बाय Q। क्यू क्या होता है, हमारा एक क्वालिटी फैक्टर होता है। बैंडविड्थ क्या होते हैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब देखिए बैंडविड्थ क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी कितने हैं हमारे पास में 90 है और लोअर है हमारे पास में 10, तो ये हो गया जी इसकी बैंडविड्थ 80 किलोहर्ट्ज की, ठीक है, 80 किलोहर्ट्ज की ये हो गया हमारी बैंडविड्थ। तब हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी एट हायर एंड फ्रीक्वेंसी एट लोअर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 90 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ओके, FR का हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 30 किलोहर्ट्ज, ठीक है, ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ FR, ठीक है, FR का भी वैल्यू आ गया। क्वालिटी फैक्टर निकालना है, बैंडविड्थ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल्स टू FR डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ विच इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 80। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा 0.375। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ करंट ऑफ -4 प्लस रूट अंडर रूट 3√2 sin of omega t plus 30 degree ampere is passed through a center 0 PMMC meter and a moving ion meter. These two meters will read respectively what? ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया करंट है -4 प्लस 3√2 sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री एम्पियर का करंट पास हो रहा है, करंट सेंटर 0 PMMC मीटर से और मूविंग आयन मीटर से, तो जो 2 मीटर से वो क्या रीड करेंगे ये हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि मूविंग कॉइल ये क्या रीड करेगा गाइस, ये करेगा एवरेज वैल्यू, ठीक है, और मूविंग आयन ये क्या रीड करेंगे, RMS वैल्यू। तो हम लोग इसका एवरेज और RMS वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मूविंग कॉइल और मूविंग आयन मीटर क्या क्या रीड करेगा ये हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। PMMC इंस्ट्रूमेंट का जो एवरेज वैल्यू है ये कितना रहेगा, ये -4 रहेगा, ठीक है, -4। ओके, ऑप्शन इस केस में हमारे पास में 2 ऑप्शन भी गिवन है A और C में। अभी हम लोगों को दूसरा जो है वो देखना पड़ेगा 2 मीटर्स का, ठीक है, मूविंग आयन का देखना पड़ेगा। मूविंग आयन में हमारे पास है RMS वैल्यू हमें फाइंड आउट करने। RMS वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ A0² प्लस A1 अपॉन अंडर रूट 2², इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -4² प्लस यहाँ पे कितना है 3√2, ठीक है, डिवाइड बाय हम लोग फिर से √2 से डिवाइड करेंगे स्क्वायर, ठीक है। इसका जो वैल्यू आता है ये आता है हमारा 5 एम्पियर का गाइस, ठीक है, 5 एम्पियर का इसका वैल्यू आता है। तो दैट मीन्स ये जो +5 एम्पियर है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी -4 और 5 एम्पियर। इसमें कैच क्या था मैं आपको बता देता हूँ, PMMC मीटर क्या रीड करता है हमारा एवरेज वैल्यू, ठीक है, मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, और ये जो मूविंग आयन मीटर है ये हमारा RMS वैल्यू रीड कर रहा है। देखिए इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन हमें लगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा, अभी हम लोग एनालाइज कर रहे तो कि हमारे पास में कॉन्सेप्ट भी पूछा गया है और इसके कैलकुलेशन भी पूछे गए। कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इसका यहाँ पे जो करंट का इक्वेशन गिवन था इससे हमने निकाल लिया कि एवरेज वैल्यू आया -4 इसका PMMC का, ठीक है, और क्योंकि वो एवरेज वैल्यू रीड करते हैं, मूविंग आयन RMS रीड करते हैं, इसलिए हम लोग RMS वैल्यू रीड करते हैं। और RMS वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं वो तो आपको पता ही होगा, अंडर रूट ऑफ A0² प्लस अंडर रूट ऑफ A1 बाय √2² प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। The circuit is used to measure the power consumed by the load. Resistance of the current and potential coil of the wattmeter is 0.02 ohms and 1000 ohms respectively. With the circuit measured power compared to the load power will be what? ठीक है,
इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन डी, या एज आपको होमवर्क की तरीके से दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आप काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इसलिए अप्रोच करने के लिए देता हूँ, आपको उसको प्लीज़ ज़रूर सॉल्व करके देखा करिएगा इसका, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है और कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में इसको ज़रूर कवर अप करेंगे। अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन नंबर 66 में आपको नेक्स्ट इसमें कवर करूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, बट एज आपको होमवर्क की तौर से दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखें। नहीं आता है तो मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ यूनिट इम्पल्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर ऑफ 4 हेनरी, एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स इज व्हाट। जब हमारा यूनिट इम्पल्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इंडक्टर 4 हेनरी के, तो जो एनर्जी सप्लाई की जाती है सोर्स का वो कितना हो जाएगा, ठीक है। वो किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। जो वोल्टेज इंड्यूस होता है इंडक्टर के अंदर V, वो क्या होता है LdI/dt, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग करंट का इक्वेशन अगर लिखना चाहते हैं तो वो क्या होगा, IL इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू t डेल t मल्टीप्लाइड बाय dt इज इक्वल टू 1/L, जो कि आ जाएगा हमारा 1/4 एम्पियर, ठीक है। तो E का भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है हमारा हाफ इंटू LI इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। तो वो हम लोग वैल्यू लिख लेंगे 1/2 इंटू L विच इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर 0.25, इसका स्क्वायर हम लोग करें तो इसका वैल्यू आएगा 0.125 जूल्स, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सर्किट शोन द स्विच इज ओपन एट t इज इक्वल टू 0 आफ्टर हैविंग बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, करंट थ्रू द इंडक्टर फॉर t इज इक्वल टू t ग्रेटर दैन 0 विल बी गिवन बाय। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इस सर्किट में जो स्विच ओपन किया गया t इज इक्वल टू 0 कंडीशन पे, जो क्लोज था लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो करंट जो रहेगा t जस्ट ग्रेटर दैन 0 के लिए वो कितना होगा हमें पूछा गया है, ठीक है। देखिए t इज इक्वल टू 0 के लिए जो करंट रहेगा वो हमारा डायरेक्टली 4 एम्पियर रहेगा, ठीक है। ये किस तरीके से रहेगा, क्योंकि ये हमारा क्लोज रहेगा स्विच, तो हमारे पास में ये एज ए शॉर्ट सर्किट करके वर्क करेगा, ठीक है। तो 100 वोल्ट डिवाइड बाय, इसी में से करंट फ्लो रहा है तो डिवाइड बाय हम लोग 25 भी कर सकते हैं, तो ये रहेगा हमारा 4 एम्पियर का, ठीक है। और इस केस में जो वोल्टेज देखिए एट t इज इक्वल टू 0+ कंडीशन में, ठीक है, 0+, दैट मीन एट द इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग, तो जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किटेड रहेगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट करेगा और इंडक्टर जो है ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो RTH जो हम लोग निकाल पाएंगे इस केस में, ठीक है, ये जो वोल्टेज सोर्स है हमारा एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं आपको डायरेक्टली सर्किट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। t इज इक्वल टू 0+ कंडीशन में ये हो जाएगा हमारा RTH। अब देखिए RTH के वैल्यू निकाल लेते तो वो क्या हो जाएगा हमारा 20, ये था हमारे पास में 15, ये था 20 और ये था हमारा 25, 20 + 15 + 25 विच इज़ 60 ओम्स, करेक्ट। ये तो हमारा वैल्यू हो गया, तो t विल बी इक्वल्स टू L/R हो जाएगा, जो कि हमारा 0.5 डिवाइडेड बाय 60 विच इज़ इक्वल्स टू 1/120, ओके, सेकेंड्स। तो हम लोग जो t इज़ ग्रेटर दैन 0 के लिए जो कंडीशन लिख पाएंगे तो वो रहेगा हमारा 0 + 4 - 0 e⁻−120t, ठीक है। तो जाके इसका वैल्यू आएगा 4 e⁻−120t। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं हमें, और एज इन ऐसा है कि जो आपको स्किप करने की ज़रूरत रहती है काफ़ी कभार एग्जामिनेशन में। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में स्पेंड हो रहा है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। कुछ 2 से 3 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपको स्किप करने रहते हैं, सो दैट आप उसमें जो टाइम स्पेंड हो रहा है, हालांकि उसका आंसर्स आ जाते हैं लेकिन काफ़ी सारा टाइम इसमें व्यतीत हो जाता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखती है वाइल सॉल्विंग द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द सीक्वेंस वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट इन अ पावर सिस्टम आर इक्वल देन द फॉल्ट इज। देखिए सारे सीक्वेंस वोल्टेजेस है फॉल्ट पॉइंट पे वो इक्वल है, तो वो है हमारा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन 1 इन केस ऑफ। रिलेटिव परमेबिलिटी लेस किसके केस में रहती है, वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में रहती है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 रहती है पैरामैग्नेटिक में, और फेरोमैग्नेटिक में फार ग्रेटर देन 1 रहता है, ठीक है। Next question is, what will be the zero sequence current when the line to ground fault occurs and the current is faulted phase is 300 amperes, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जीरो सीक्वेंस करंट जब हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, ठीक है। तो जीरो सीक्वेंस करंट जो होता है लाइन टू ग्राउंड
फॉल्ट में, तो ऑल सीक्वेंस करंट्स आर इक्वल फॉर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो जो रहेगा जीरो सीक्वेंस करंट वो रहेगा हमारा 300 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो वो रहेगा 100 एम्पियर्स का। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन सा था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कॉइल्स हैविंग अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 10 मिली हेनरी एंड 15 मिली हेनरी गिव्स द इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 20 मिली हेनरी। जब हम लोग सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट करते हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव इंडक्टेंस अगर हम लोग सीरीज एडिंग में कनेक्ट करते तो, ठीक है। देखिए इसका सीरीज अपोजिशन में जो फॉर्मूला लगता है हमारा, ठीक है, वो क्या रहता है हमारा L1 प्लस L2 माइनस 20 माइनस 2M, ठीक है, इरेज दिस, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास में 10 प्लस हम लोग क्या करेंगे 15 माइनस 2M, वो है हमारा 20। जब हमारा सीरीज अपोजिशन में, तो सीरीज एडिंग में इसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, तो M का तो हम लोग वैल्यू निकाल पाएंगे इसमें से, तो M का जो वैल्यू आएगा ये रहेगा हमारा 2.5 मिली हेनरी। इस इक्वेशन से हमने निकाल लिया। तो सीरीज अपोजिंग में हमारे पास सिर्फ यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या कर पाएंगे 10 प्लस 15 प्लस 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय M जो म्यूचुअल इंडक्टेंस 2.5, इसका वैल्यू आएगा हमारा 30 मिली हेनरी, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब दो इंडक्टेंसेस सीरीज एडिंग और सीरीज अपोजिंग में सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया, पर इस सीरीज अपोजिंग में थे और देन सीरीज एडिंग में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर फुल्ली ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन लाइन, फुल्ली ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंसेस रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल से एक स्टेटमेंट था, उन्होंने इसको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। A long wire carrying a certain current produces a magnetic field of 0.8 Tesla at a distance of 0.5 centimeter. Then the magnetic field at a distance of 1 centimeter is what? ठीक है, देखिए B1 का वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो है हमारे पास 0.8 टेस्ला, ठीक है। D1 का भी वैल्यू गिवन है, वो है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो करंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है वायर के अंदर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, ठीक है, विथ डिस्टेंस D, तो वो क्या रहेगा B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/d, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/d। तो हम लोग लिख सकते हैं B1 D1 इज इक्वल टू B2 D2। तो B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा B1 इंटू D1 अपॉन D2, ओके। तो हो जाएगा हमारा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 0.4 टेस्ला, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is for a fixed receiving end and sending end voltage in a transmission system, what is the locus of a constant power? ठीक है, तो वो है हमारा सर्कल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फॉर फिक्स्ड रिसीविंग एंड एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम, व्हाट इज द लोकस ऑफ अ कांस्टेंट पावर? इट इज अ सर्कल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 200 volt single phase AC source is connected to a load with an impedance of a magnitude 10 ohms and a phase angle of plus 60 degrees. A capacitor is connected across the load and supplies a 1000 VAR. Real power supplied by a source कितना हो जाएगा इस केस में? देखिए इस केस में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, जो हमारा VRMS का वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 200, ठीक है। Z का वैल्यू कितना आ जाएगा ये हम लोग भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। मैग्नीट्यूड है 10 और एंगल कितना है प्लस 60 डिग्री का, ठीक है, ये आ गया हमारा Z। तो IRMS का भी वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे इससे, जो कि हो जाएगा VRMS डिवाइडेड बाय Z विच इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 10 एट एन एंगल ऑफ 60, ठीक है, आ जाएगा 20 एट एन एंगल ऑफ माइनस 60 डिग्री, ठीक है। cos फाई का भी हम लोग वैल्यू निकाल पाएंगे, cos ऑफ 60 डिग्री जो कि हो जाएगा 0.5। देखिए यहाँ पे भी फिर से वो कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी हमें, वो मैंने आपको जो सेशन रिक्वायर्ड किया था, cos ऑफ 60 विल बी इक्वल टू 0.5। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लर्न भी रहता है, बट अगर आपको नहीं लर्न तो कैसे किस तरीके से क्विकली निकालना ये भी आपको हाथ से सीख जाओगे, ठीक है। तो जो पावर रहेगा वो कितना रहेगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 विच इज़ 2000 वाट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a two-terminal network is connected to a resistive load whose resistance is equal to the Norton resistance in a network. What will be the load current if Norton's current is IN? क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक हमारा 2 टर्मिनल नेटवर्क है, कनेक्टेड किया गया रेजिस्टिव लोड को, जिसका रेजिस्टेंस है नॉर्टन रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो उसका लोड करंट क्या होगा अगर हमारा नॉर्टन करंट है IN, तो वो हो जाएगा IN/2। सिंपल है, क्योंकि इसके पैरेलल में सेम कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से नॉर्टन रेजिस्टेंस हो गया RN, ठीक है।
सिम से सिंपली हमने यहाँ पे सिम कनेक्ट करके रखा है आर एन, ठीक है, या फिर आर एल कर सकते हैं। तो जो करंट फ्लो हो रहा है आई एल, ठीक है, ये आई एन करंट फ्लो हो रहा है, नॉर्टन्स करंट, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे इन केस में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आई एन बाय 2। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी स्टोर्ड इन एन आयरन कोर्ड कॉइल इज 500 joules व्हेन कैरिंग अ सर्टेन करंट एंड दैट करंट इट्स कॉपर लॉस इज 1000 वाट, टाइम कांस्टेंट ऑफ द कॉइल इन सेकंड इज व्हाट। जो एनर्जी स्टोर हो रहा है आयरन कोर्ड कॉइल में वो है हमारा 500 joules का, ठीक है। दो एनर्जी स्टोर जो होता है आयरन कोर्ड कॉइल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर से, ठीक है, और कॉपर लॉस है हमारा आई स्क्वायर आर, और जो टाइम्स कांस्टेंट रहता है हमारे आर एल सर्किट का, ठीक है, वो क्या रहता है एल बाय आर। तो हम लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हैं। तो ई का वैल्यू कितना है गाइस हमारे पास, वो है हमारे पास में 500 इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास में 1000 इज इक्वल टू क्या है आई स्क्वायर इंटू आर। देखिए एल बाय आर निकालने के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, तो क्या करेगा 500 डिवाइडेड बाय 1000, ये 1 जा ये 2 जा आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे जो हमारा पास हाफ आई, ये आई स्क्वायर है, ये आई स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एल बाय आर ये 1/2 1/2 1/2 कैंसिल होकर हमारे पास में इसका जो वैल्यू रहेगा एल बाय आर, जो टाइम कांस्टेंट का वो रहेगा 1। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सर्किट शोन बिलो द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स इज व्हाट, ठीक है। इस सर्किट काफ़ी सिंपल है, या इस सर्किट में जो बताया गया, क्योंकि तीनों भी रेजिस्टेंस है जो 9 ohms की, ये पैरेलल में, आप इसको देखिएगा क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्मिनल है ये कॉमन है, इस पे भी कॉमन है, ठीक है, और ये सेकंड टर्मिनल है यहाँ पे भी कॉमन कर दिया गया, ठीक है, तो ये है पैरेलल में, ठीक है, तीनों भी रेजिस्टेंसेस। तो इसका 9 ohms का और 9 ohms का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3 ohms का, और इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है ये है हमारा 3 वोल्ट का, तो हम लोग निकाल पाएंगे सिंपली, ठीक है। जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, 1 एम्पियर का अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है 3 ohms के रेजिस्टेंस में से, तो पावर ड्रॉप कितना हो रहा है 3 वाट। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, विच इज दैट मीन्स जो वोल्टेज है हमारा 3 वोल्ट है और हमारा करंट कितना है 1 3 इंटू 1 विच इज 3 वाट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ 50 ohms इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ एन एमीटर फ्रॉम 100 माइक्रोएम्पियर टू 500 माइक्रोएम्पियर, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज व्हाट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक शंट रेजिस्टेंस जो है 50 ohms से रिक्वायर्ड है एक्सटेंड करने के लिए हमारे एमीटर की रेंज के 50 माइक्रोएम्पियर से लेके 500 माइक्रोएम्पियर के, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना रहेगा इसमें पूछा गया। RSH क्या होता है, हमने इससे काफ़ी बार कर चुके, RM अपॉन, ठीक है, M-1, ठीक है, तो हम लोग वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। M क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, वो होता है रिक्वायर्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपॉन इनिशियल फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। M इज रिक्वायर्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 500 अपॉन इनिशियल विच इज 100 इट इज इक्वल्स टू 5, तो हम लोग RM का वैल्यू निकाल पाएंगे, वो हो जाएगा हमारा 50, ये 50 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, M का वैल्यू कितना है हमारा 5 माइनस 1, 50 इंटू 4 विच इज़ 200 ohms, ठीक है, RM का वैल्यू। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 720 kVA 240√3 volt स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस मशीन जनरेटर generates rated open circuit voltage at a field current of 20 amperes. A field current of 10 amperes produces rated armature current under short circuit condition. Per unit saturated synchronous reactance is what? ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए हमारे पास में जो रेटेड केवीए है वो कितना है 720 kVA, करेक्ट। बेस वोल्टेज कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास 240√3, ओके। तो जो बेस इम्पेडेंस आएगा वो आएगा हमारा 240√3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 72,000, 7,20,000, ठीक है। इसका वैल्यू आता है हमारा 0.24 ohms, ठीक है, 0.24 ohms, ये आ गया हमारा बेस इम्पेडेंस, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन में IF का जो वैल्यू रहेगा ओपन सर्किट वो रहेगा 20 एम्पियर, फील्ड करंट जो हमारे पास रिक्वायर्ड रहेगा ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए, और IF ये जो रहेगा हमारा शॉर्ट सर्किट के लिए वो रहेगा हमारा 10 एम्पियर, ठीक है। फील्ड करंट ऑफ 10 एम्पियर टू प्रोड्यूस रेटेड आर्मेचर करंट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है। अब देखिए VOC का वैल्यू कितना आएगा, इस केस में VOC का रहेगा 240√3 डिवाइडेड बाय √3 विच इज 240 वोल्ट। आई चेंज द कलर सो दैट इसमें वैल्यूज कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो जो I रेटेड का वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारा KVA
रेटेड डिवाइडेड बाय √3 V लाइन टू लाइन, ठीक है। तो KVA रेटेड कितना आ जाएगा 724 टाइम्स 0, ठीक है, डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय 240 इंटू √3 विच इज इक्वल्स टू 1 किलो एम्पियर। ये तो आ गया हमारा आई रेटेड। ओके, अब देखिए ISC जो रहेगा हमारा, ISC रहेगा वो हमारा IF ओपन सर्किट डिवाइडेड बाय IF शॉर्ट सर्किट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आई रेटेड 20 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय आई रेटेड कितना है हमारा 1 किलो, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये 2, या दैट मीन्स ये जो वैल्यू आएगा गाइस, ये आएगा ISC का, ये रहेगा 2 किलो एम्पियर का, ठीक है। आई हैव टू अगेन चेंज द कलर, काफ़ी सारे वैल्यूज हो चुके, आई इरेज दिस and I'll erase this as well. ओके, तो जो ISC का वैल्यू हमारा 2 किलो एम्पियर का है, कुछ वैल्यूज है, आई हाईलाइट दिस। ISC का जो वैल्यू है 2 किलो एम्पियर का यहाँ पे, तो XS जो है सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो है शॉर्ट सर्किट के लिए पूछा गया पर यूनिट्स, तो हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे, VOC डिवाइडेड बाय ISC। VOC का वैल्यू कितना था 240 डिवाइडेड बाय 2000, ISC का जो है हमारा वैल्यू है, ठीक है, 2 किलो एम्पियर्स का, तो ये वैल्यू आएगा 0.12 ओम, ठीक है। ओके, ये वैल्यू आ गया। तो हमारे पास में पर यूनिट वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, तो वो रहेगा हमारा एक्सेस, हमारा ये एक्चुअल रहेगा 2 एक्सेस, ये रहेगा हमारा बेस, ठीक है। तो एक्चुअल कितना है हमारा 0.12 और बेस कितना है हमारा 0.24, तो इसका वैल्यू कितना रहेगा 0.5 पर यूनिट। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीटर ऑपरेटेड फ्रॉम 250 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई कंज्यूम 2.5 किलोवाट आवर इन 1 आवर इफ नाउ कनेक्टेड टू अ स्क्वायर वेव जनरेटर ऑफ 400 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 150 हर्ट्ज, पावर डिसिपेटेड बाय द हीटर विल बी व्हाट। क्वेश्चन काफी सिंपल है। पूछा गया अगर हमारा एक हीटर ऑपरेट किया गया 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई के द्वारा, वो कंज्यूम कर रहा है 2.5 किलोवाट आवर 1 घंटे के अंदर। अगर हमने उसको स्क्वायर वेव जनरेटर के साथ 400 वोल्ट में पीक टू पीक वोल्टेज में कनेक्ट करके रखा है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 150 हर्ट्ज, तो पावर डिसिपेटेड कितना होगा, ये में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसका हम लोग सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। 2.5 किलोवाट आवर की बात करिए, ठीक है, तो इसका पावर रेटिंग कितना है 2.5 किलोवाट का है, करेक्ट, 1 आवर, दैट मीन्स ये एक 2.5 किलोवाट आवर है, दैट मीन्स एक इसका रेटिंग कितना है 2.5 किलोवाट का है। तो हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे, वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट स्क्वायर है, पावर कितना है 2.5 किलोवाट, तो हम लोग 2500 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस आएगा 25 ओम्स का। ये रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास में। अब हमारे पास में स्क्वायर वेव है, ठीक है, तो आपका जो RMS वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा 200 वोल्ट का, ठीक है। स्क्वायर वेव जनरेटर में हमारे पास 400 वोल्ट है, पीक टू पीक है, ठीक है। ओके, पीक टू पीक है, तो हमारे पास से पावर डिसिपेटेड पीक टू पीक हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका वेव फॉर्म रहेगा गाइस, ठीक है। ये +200, ये -200, ठीक है। तो इस केस में हम लोग वोल्टेज से 200 ही लेंगे, तो जो पावर डिसिपेशन होगा वो होगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर वेव की कंडीशन में, तो वो रहेगा हमारा 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना था 25 विच इज़ 1.6 किलोवाट। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। A lock rotor current in a 3-phase star connected 15 kilowatt 4-pole 250 volts 50 hertz induction motor at a rated condition is 50 amperes. Neglecting losses, what will be the locked rotor when motor is connected to a 240 volt 50 hertz supply? ठीक है, कंडीशन में क्या पूछा गया, लॉक रोटर कंडीशन है, ठीक है। इस कंसेप्ट से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं जो लॉक रोटर कंडीशन में है, ठीक है, वो उस केस में हम लोग रोटर को अलाउ नहीं करते रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है वो स्लाइटली ज़्यादा रहता है टू द फुल लोड करंट, ठीक है। तो इस केस में कंडीशन ध्यान में रखिएगा, वो रहता है हमारा IS2 हो जाएगा अपॉन IS1 विच इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इंटू F1 अपॉन F2, ठीक है, क्योंकि जो ISE रहता है वो रहता है हमारा V/XSE विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V/F, ओके। और ये जो ISE रहता है ये हमारा रहता है सेकेंडरी रोटर करंट, सेकेंडरी या फिर रोटर करंट कर सकते हैं, और IXSE जो रहता है वो रहता है हमारा रोटर रिएक्टेंस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है V/F से, ठीक है। इसी इक्वेशन में हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ISE है यहाँ पे, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। इस कंडीशन में हम लोग ISC2 का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो वो कितना रहेगा ISC2 अपॉन,
ठीक है। 50 इज इक्वल टू V2 का वैल्यू कितना है 240 डिवाइडेड बाई V1 का कितना है 250 मल्टीप्लाइड बाई F1 50 हर्ट्ज है, नेक्स्ट है हमारा 60 हर्ट्ज। इससे हमारे पास में IC2 का वैल्यू आता है 40 एम्पेयर्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन विद अ रेजिस्टेंस R एंड रिएक्टेंस X एंड नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस जनरलाइज कांस्टेंट A इज व्हाट, ठीक है, वो है हमारा 1। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन में जहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ये नेग्लिजिबल है और जनरलाइज कांस्टेंट ए है, तो उस केस में जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो जनरलाइज कांस्टेंट रहेगा वो रहेगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। DC potentiometer is designed to measure up to 2 volt with a slide wire of 1600 meters, ठीक है। Standard cell of EMF to 1.2 volt balances at a 1200 mm. A test cell is seen to balance at a 1400 mm. The EMF of the test cell is what? देखिए पोटेंशियोमीटर के अंदर जो रहता है E वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है L विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। E क्या है हमारा EMF ऑफ द टेस्ट सेल, L क्या है हमारा बैलेंसिंग लेंथ ऑफ अ स्लाइड वायर और R क्या होता है ये हमारा स्लाइड वायर रेजिस्टेंस। तो इसलिए हम लोग रेशियो निकाल पाएंगे E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, करेक्ट। तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते गाइस, वो हो जाएगा हमारा E1 का वैल्यू कितना है 1.2 वोल्ट, 1.2 अपॉन E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 कितना था 1200, ओके, और नेक्स्ट L2 कितना था हमारा 1400, ओके। E2 का जो वैल्यू आता है वो आएगा हमारा 1.4 वोल्ट, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एम्पलीफायर सर्किट हैज़ अ वोल्टेज गेन ऑफ 500 इफ अ आउटपुट वोल्टेज इज 5 वोल्ट देन द इनपुट वोल्टेज इज व्हाट, ठीक है। एक हमारा एम्पलीफायर सर्किट है जिसका वोल्टेज गेन है 500, आउटपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट का, और तो हमारा इनपुट वोल्टेज कितना आएगा, तो वह रहेगा हमारा, निकालते हैं वोल्टेज गेन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ए वी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी इन, करेक्ट। तो वी इन हमें फाइंड आउट करना है इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो वी नॉट देखिए वी इन फाइंड आउट करना है, तो वी हम लोग क्या करेंगे, वी इन इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ए वी, ठीक है। वी नॉट का वैल्यू कितना है 5, ओके, आउटपुट वोल्टेज 5 है और गेन कितना है 500, ठीक है। इसका वैल्यू आ जाएगा 1/100 वोल्ट विच इज़ 10 मिली वोल्ट, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 87। इन अ 3-फेज इंडक्शन मोटर रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑकर्स व्हेन, 3-फेज इंडक्शन मोटर के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमारी कब होती है, जब हमारा लोड लोअर किया जाता है बाय होस्टिंग मशीन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। A 3-phase slip ring induction motor develops a full load torque at a slip of 0.04 when a slip ring are short circuited. If the rotor resistance is increased 3 times by inserting external resistance in the rotor circuit, then the slip will be what? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल में टी क्या होता है, टी इज इक्वल टू होता है के टी एस अपॉन R2, ठीक है। देखिए, और इस केस में स्लिप क्या है 0.04 है, ओके, और हम लोग S2 का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। वो कितना हो जाएगा R2 डैश अपॉन R2 N2 S1, ठीक है। अब यहाँ पे जो बड़ा है, ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस ये है हमारा 3 टाइम्स बाय इंसर्टिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे 3R2 डिवाइडेड बाय R2 मल्टीप्लाइड बाय 0.04, इसका R2 से R2 कैंसिल होकर हमारा 3 इंटू 0.04 विल बी 12, 0.12, ओके। दैट मीन्स देन द स्लिप विल बी 0.12। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर हीटिंग अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीटिंग करने के लिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके। इन अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इफ पीक वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द सेंटर टैप एंड वन ऑफ द सेकेंडरी इज 200 वोल्ट देन द रिवर्स बायस डायोड अप्लाइड विद अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर हम लोग सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में पीक वोल्टेज अप्लाई किया जाता है बिटवीन सेंटर टैप एंड वन ऑफ द सेकेंडरी वो 200 वोल्ट है, तो उसका रिवर्स बायस डायोड दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या पूछेगा, देन द रिवर्स बायस डायोड इज अप्लाइड विद अ मैक्सिमम वोल्टेज। तो रिवर्स बायस डायोड पे कितना मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, वो आएगा 200 वोल्ट गाइस, ठीक है। ध्यान में रखना होगा कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारा इनपुट वोल्ट 200 वोल्ट है, ठीक है, पीक बिटवीन द सेंटर टैप एंड द सेकेंडरी, तो पीक इनवर्स वोल्टेज कितना है 2VIN, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ 200 विच इज 400 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 91। A DC bias voltage of a NPN transistor made silicon is 10 volt and
इनपुट बेस रेजिस्टेंस इज 100 किलो ओम्स, देन द वैल्यू ऑफ बेस करंट इनटू द ट्रांजिस्टर इज व्हाट। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा बेस करंट हम लोग निकाल पाएंगे, आई बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी, करेक्ट। तो वी बी का जो वैल्यू है वो हमारा 10 वोल्ट माइनस वी बी ही वो कितना आ जाएगा हमारा, वो रहेगा हमारा 0.7 डिवाइडेड बाय आर बी वो कितना है 100 किलो ओम्स का। ठीक है, इसका जो वैल्यू आता है वो आएगा हमारा 93 माइक्रो एम्पियर्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 10 kVA 400/200 volt single phase transformer with a resistance 4% and a reactance 6% supplies a current of 50 ampere resistive load, voltage across the load is what। voltage across the load हमें पूछा गया। देखिए रेगुलेशन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, वो रहता है हमारा I2 इंटू R02 cos of phi2 प्लस माइनस I2 X02 sin of phi2 डिवाइडेड बाय E2। ठीक है, डिवाइडेड बाय E2। ओके, तो इसके इसमें प्लस जो रहता है वो हमारे लैगिंग लोड के लिए और माइनस जो रहता है लीडिंग लोड के लिए। ठीक है, एट रेजिस्टिव लोड जो वोल्टेज रेगुलेशन रहता है परसेंटेज आर। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिव ड्रॉप जो है परसेंटेज वो एक्स जो है वो हमारा 0 रहेगा। ठीक है, तो जो टोटल वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा सेकेंडरी साइड पे वो रहेगा परसेंटेज आर। तो 4% निकाल लेते हैं हम लोग 200 वोल्ट का। ठीक है, 200 वोल्ट का 4% कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस लोड कितना रहेगा E2 माइनस ड्रॉप ऑन द सेकेंडरी, ड्रॉप कितना हो रहा है ये 8 वोल्ट का। ठीक है, दैट मीन्स 200 माइनस 8 अगर हम लोग लिख लेते हैं तो उसका वैल्यू आ जाएगा 192 वोल्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 150 किलोवाट 1200 आरपीएम 250 वोल्ट 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर एज ए सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ 1 ohms पर फेज। एक्साइटेशन वोल्टेज है फिक्स किया गया 400 वोल्ट पर फेज पे। पावर आउटपुट एट अ टॉर्क एंगल ऑफ 30 डिग्री कितना होगा हमें पूछा गया। तो हम लोग पावर आउटपुट किस तरीके से निकालेंगे, पी इज इक्वल टू EV XS sin of del which is equals to 250 multiplied by 400 divided by 1 multiplied by क्या करेंगे sin of 30 डिग्री से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 50 किलोवाट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, टू इंसुलेटेड डिस्क ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटेंस वैल्यू सी मेक्स अप द स्ट्रिंग ऑफ 2.2 kV 58 सिंगल फेज ओवरहेड लाइन इंसुलेटिंग सिस्टम। अगर हमारा इफ द पिन टू अर्थ कैपेसिटेंस इज ऑल्सो सी द स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितना है पूछा गया। ठीक है, एन का वैल्यू कितना है 2 हमारे पास, V2 का वैल्यू कितना बोला गया है ट्वाइस ऑफ V1। ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम लोग किस तरीके से निकालेंगे V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ V2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो V1 प्लस ट्वाइस ऑफ V1 यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2V1 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज 75%। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पावर सिस्टम हैज अ 2 synchronous generator whose governor turbine characteristics as given by P1 is equals to 50 multiplied by in bracket 50 minus F megawatt and P2 is equals to 100 into 52 minus F megawatt। F is system frequency, टोटल लोड सप्लाई किया जा रहा है 1000 वाट का 1000 मेगावाट का। तो सिस्टम फ्रीक्वेंसी क्या है अगर हमारा ऑपरेशन है लॉसलेस का। ठीक है, तो दोनों भी कंडीशन अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं P1 is equals to 50 multiplied by 50 minus F megawatt and P2 is equals to 100 इंटू 52 माइनस एफ मेगावाट। ठीक है, टोटल पावर कितना है 1000 मेगावाट का। तो पीटी कितना हो जाएगा इन दोनों के एडिशंस। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू हम लोग 1000 लिख लेंगे, 1000 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 50 माइनस एफ प्लस 100 इंटू 52 माइनस एफ। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो आपको जो एफ का वैल्यू मिलेगा गाइस वो रहेगा हमारा 44.67 समथिंग हर्ट्ज। ठीक है, 67 समथिंग हर्ट्ज। ये एक ही इक्वेशन है। ठीक है, एक इक्वेशन में दोनों को ऐड करके हमने पीटी का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स कुछ लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, आपको इसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस 15 kV रेजिस्टेंस रीड्स द 10 volts in the circuit given। voltmeter is rated at a 500 ohms per volt and has a full scale reading of 20 volts। the supply voltage is what। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें सप्लाई वोल्टेज कितना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्टमीटर यहाँ पे मेंशन कर देता 500 ohms पर वोल्ट है। ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहेगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 20 विच इज 10 किलो ओम्स का। ठीक है, किलो ओम्स 10 किलो ओम्स का। ओके, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन दिस ए और बी कितना रहेगा इस केस में
ठीक है, इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इस पॉइंट पे, ठीक है, वो कितना रहेगा हमारा, एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, वो रहेगा हमारा 6 किलो ओम्स का, करेक्ट, 6 किलो ओम्स का, करेक्ट, 30 और यहाँ पे 6 किलो ओम्स का। तो वोल्टमीटर रीडिंग है हमारा 10 वोल्ट का, ओके। तो हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल से हम लोग निकाल सकते हैं वी एस का वैल्यू, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज वी एस मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 30 प्लस 6 मल्टी इज इक्वल्स टू 10, करेक्ट। तो ये आ जाएगा हमारा वी एस इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट। काफ़ी सिंपल है गाइस, सॉल्व करके देखिएगा जरूर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर गेट्स डबल व्हेन द इंडक्टेंस जो है सिंगल फेज 2 वायर पावर ट्रांसमिशन लाइन का डबल हो जाता है जब हमारा डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज इंक्रीज एट द स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस हो जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a generating station has an installed capacity of 400 megawatt, plant capacity factor is 0.6, annual load factor is 0.8 और capital cost है 1010 and annual running charge है ₹109। तो हमारा cost per unit generate कितना आएगा अगर हमारा annual interest और depreciation है 20% का। तो सबसे पहले हम लोग तो यूनिट जनरेटेड पर एनम निकाल लेते, ठीक है, यूनिट जनरेटेड पर एनम वो कितना हो जाएगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई करेंगे टाइम इन आवर्स ऑफ पर एनम, ठीक है। तो वो हम लोग सारे वैल्यू से लिख लेते गाइस, वो आएगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है 400 इंटू 10⁻³ इंटू 8760, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 2.1 इंटू 10⁻9 किलोवाट आवर, ठीक है, यूनिट जनरेटेड पर एनम। ये तो हमारा आ गया। और जो एनुअल इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन है वो 20% है कैपिटल कॉस्ट के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 0.2 इंटू 10⁻10 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻9, ठीक है, 20% है तो कैपिटल कॉस्ट के, करेक्ट। तो जो टोटल एनुअल चार्जेस रहेगा वो हम लोग निकाल पाएंगे जो एनुअल फिक्स्ड चार्जेस है प्लस एनुअल रनिंग चार्जेस के बराबर। दैट मीन्स वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻9 प्लस 10⁻9 वो कितना हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10⁻9 के बराबर, ठीक है। तो जो कॉस्ट पर यूनिट है तो वो कितना रहेगा 3 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 2.1 इंटू 10⁻9, तो वही आता है हमारा 1.42, ठीक है। दैट मीन्स 142 पैसे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इनरश करंट इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द सप्लाई स्विच शुड बी क्लोज एट द इंस्टेंट व्हेन। अगर हमें मिनिमाइज करना है इनरश करंट इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो सप्लाई स्विच क्लोज किया जाता है ऐसे इंस्टेंट पे जब हमारा सप्लाई वोल्टेज मैक्सिमम हो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100, लाइट सोर्स हैविंग इंटेंसिटी ऑफ 400 कैंडल पावर वो फिट किया गया है रिफ्लेक्टर के साथ में सो दैट वो 70% लाइट की रिफ्लेक्ट कर सके अलॉन्ग अ बीम हैविंग अ डाइवर्जन एंगल ऑफ 5 डिग्री। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। एक कैंडल पावर है वो हम लोग डिफाइन करते हैं टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स, CP इज इक्वल टू होता है ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है। कैंडल पावर कितना है वो 70% जो है वो टोटल इंटेंसिटी का है, ठीक है। वो कितना हो जाएगा 70 इंटू 400, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 वो कितना है 280 कैंडल पावर आ जाएगा, ठीक है, कैंडल आ जाएगा, ठीक है। तो और ओमेगा क्या वैल्यू कितना है 4 पाई है, ठीक है। तो टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स कितना आ जाएगा इस केस में 280 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई विच इज 1120 पाई ल्यूमेंस। ओके गाइस, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चंस जो कि DSSB के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ये हमें न्यूमेरिकल बेस्ड हमें क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं 70% जो था हमारा पेपर था न्यूमेरिकल बेस्ड था। आपको इसी तरीके से 2022 के लिए भी प्रिपेयर करना है। अगर आपको अक्टूबर का भी पेपर का सोल्यूशन चाहिए होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। आपको हमारे चैनल कोचिफायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। जो रिसेंट सेशन मैंने आपको नॉन टेक्निकल का बताया था यहाँ पे आप क्लिक करके जरूर देखिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिंक्स और हमारे एप्लीकेशंस के लिंक है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करके रखी है। इस सेशन को आपको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।